पीडीटी संपादित करें। वे दोनों केवल पहली मंजिल तक ही जा सके। वांग युनजे एक औपचारिकता पूरी करने के लिए दौड़े और फिर सू युन को फिर से तीसरी मंजिल पर ले गए। इस बार दोनों ठगों ने उसे नहीं रोका। हालांकि दोनों ठगों को पता था कि सू युन चुनक्सियाओ टॉवर की उनकी लड़की नहीं लगती, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी विशेष विचित्रता वाले लोग अक्सर उत्साह के लिए इस स्थान पर आते हैं, और जब तक वे पैसे देते हैं तब तक वे कुछ भी कर सकते हैं। तभी नौकरानी की पोशाक पहने एक लड़की उन दोनों को तीसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गई। मिस सर, आपको तीसरी मंजिल पर घूमने की अनुमति नहीं है। आप दोनों यहाँ एक रात के लिए रुक सकते हैं। कोई आपको कल सुबह चेक आउट करने के लिए सूचित करेगा, नौकरानी ने समझाया। वांग युनजे ने सिर हिलाया। कमरे में प्रवेश करने के बाद वांग युनजे ने अपने बैकहैंड से दरवाज़ा बंद कर दिया और सू यू की चेतना पहले ही फैल चुकी थी। ये कमरा महिला भूत के कमरे से 2 कमरे की दूरी पर था। मिस सू, मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं है, वांग युनजे ने धीमी आवाज़ में पूछा। सू यून ने उसे बात करना बंद करने का संकेत दिया। वह बिस्तर पर जाकर बैठ गई। सू यून को लगा कि उसके पैर टूटने वाले हैं। ये बहुत असुविधाजनक था। ये बस यातना थी, कम से कम उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने कभी ऐसे जूते नहीं पहने थे। आत्मविकृति माना जाता है। सू यून ने पहले ही देख लिया था कि उस कमरे में क्या चल रहा था। उसने सफ़ेद कढ़ाई वाला चोंगसम पहने एक महिला को बिस्तर पर कांपते हुए देखा। यह महिला इंसानों की दुनिया में उतनी डरावनी नहीं दिखती थी जितनी वह दिखती थी। वह बहुत कमज़ोर थी और सुंदर दिखती थी। बुरी औरत नहीं, यह महिला फ़िलहाल काफ़ी कमज़ोर है। सू रुइन के हमले ने उसे ऐसा बना दिया होगा। मिस्टर वांग, यहाँ रात को कितने बजे शांति होगी? सू यून ने अपनी आंखें खोलीं और पूछा। सामान्य परिस्थितियों में यह 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा। वांग युनजे इस जगह को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। सू यून ने सिर हिलाया। उस मामले में चलो इंतज़ार करें। सू यून ने अपना टखना रगड़ा। वांग युनजे थोड़ा भ्रमित थे। कितनी अजीब लड़की है। जाहिर तौर पर उसे हाई हील्स पहनने की आदत नहीं है, लेकिन यहाँ रहते हुए भी वह इन्हें उतारने को तैयार नहीं है। क्या वह खुद को प्रशिक्षित कर रही है? वांग युनजे ने मन ही मन बुदबुदाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वांग युनजे ने सू यून से बहुत सी बातें पूछी, लेकिन सू यून ने मूल रूप से सिर हिलाया और जो कह सकती थी कहा और चुप नहीं रही। भूतिया गली में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे मर चुके हैं। वह समय और स्थान जहां ये भूतिया सड़क स्थित है डेक्सिया गणराज्य के दौरान है। सू यून भूतिया सड़क और भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकती। वांग युनजे के पास कुर्सी पर पीछे झुककर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही घर के बाहर का शोर धीरे धीरे बंद हो गया और खेलने आए अधिकांश मेहमान चले गए। केवल रात भर रुकने वाले बचे रह गए। रात करीब 3 बजे सू यून की फिर से आंख खुली। अपनी आंखें खोलने के बाद उसने कुर्सी पर सो रहे वांग युनजे पर नजर डाली, फिर धीरे से उठ बैठी और जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को जमीन से उठा लिया। लेकिन जाने से पहले उसने अपना हाथ उठाया और एक हाथ की मुहर बनाई, कुछ शब्द कहे और फिर मुहर को वांग युनजे की ओर निर्देशित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं। ये वांग युनजे के लिए सू यून का संदेश था। दूसरे पक्ष के जागने के बाद सू यून की आवाज़ स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में गूंजती रहेगी। दिन के दौरान सार्वजनिक रूप से जादू का उपयोग करने के लिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन रात में ये शांत था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सू यून, जो इस समय हवा में तैर रही थी, एक महिला भूत की तरह लग रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास आए, अपनी आध्यात्मिक चेतना से बाहर की ओर देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी लोग सो रहे हैं, उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया। वह बिना किसी को सचेत किए गलियारे के पीछे लक्ष्य कक्ष के दरवाजे तक चला गया। दरवाज़ा ज़रूर बंधा हुआ था, लेकिन सू यून के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। सू यून ने अपनी ताकत जारी की और बोल्ट को थोड़ा थोड़ा करके खोलने के लिए अंतराल में प्रवेश किया। अंत में दरवाज़ा खोला गया और महिला भूत को शायद उम्मीद नहीं थी कि सू यून दरवाजे पर आएगी। वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और संभवतः उसे दोबारा सांसारिक दुनिया में जाने से पहले कई दिनों तक आराम करना होगा। लेकिन इस समय महिला भूत को कुछ नजर आया। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक महिला उसके बिस्तर के सामने खड़ी है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। वह स्त्री भूत स्वयं चौंक गई। वह आवाज़ लगाने ही वाली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सू यून अचानक बाहर पहुंची और महिला की गर्दन पकड़कर बिस्तर से उठा दिया। महिला ने पागलपन से संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के प्राणी भूतों की गली के सामान्य लोग थे। जब वे पृथ्वी पर जाते हैं तभी वे अपनी शक्ति को नियमों से परे छोड़ सकते हैं। बात मत करो, संघर्ष मत करो, तुम तेजी से दौड़ सकते हो, अब तुम कहाँ भाग सकते हो। सू यून ने महिला को कमरे के केंद्र में उठा लिया। खिड़की के बाहर चांदनी के नीचे महिला ने अंततः सू यून की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा।
सू यून ने महिला की गर्दन को थोड़ा ढीला कर दिया, जिससे महिला को हल्की सी आवाज निकालने का मौका मिला। क्या ये तुम हो? तुमने वास्तव में मेरा पीछा अंडरवर्ल्ड में किया था। महिला सू यून से डर गई थी। उसके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि एक जीवित व्यक्ति, यहाँ तक कि मानव संसार में एक कृषक, आकस्मिक रूप से अंडरवर्ल्ड में भाग गया, जो मृत्यु या जीवन के अधीन अंडरवर्ल्ड में गिरने के लगभग समान था। लेकिन सू यून न केवल आए, बल्कि उसे सटीक रूप से ढूंढ भी लिया। हाँ, यह मैं हूँ। आप यिन और यांग दुनिया के बीच कैसे यात्रा करते हैं? अंतर कहाँ है? सू यून ने ठंडे स्वर में पूछा। लेकिन जब इस महिला को सू यून की धमकी का सामना करना पड़ा, तो उसने उसे एक क्रूर उपहास दिया। हाँ, तुम बदबूदार ताओवादी पुजारी में हस्तक्षेप कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, भले ही मैं अपने दिमाग से बाहर हो जाऊं। बस अंडरवर्ल्ड में रहो। हाँ। महिला ने व्यंग्य किया, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि यह उपयोगी था। मुझे मत बताओ। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहने के बाद सू यून अब विनम्र नहीं रही। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया, उसे सीधे महिला के सिर पर पकड़ लिया और फिर आत्मा खोज तकनीक का इस्तेमाल किया। इस प्रकार की दुष्ट आत्मा का सामना करते समय सू यून विनम्र नहीं होगी। इसके अलावा उसके पास यहाँ बिताने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। वह इस महिला को अपनी आत्मा खोने देने में संकोच नहीं करेगी। महिला ने सू यून की आत्मा खोज तकनीक के तहत तुरंत अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन सू यून को भी तुरंत वह सुराग पता चल गया जो वह जानना चाहती थी। दरअसल प्रवेश और निकास इसी कमरे में था। सू यून ने महिला को सील करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और फिर कमरे में ड्रेसिंग दर्पण के पास चली गई। महिला की स्मृति में अभिव्यक्ति के अनुसार ये यिन और यांग के दो लोगों के साथ मिलकर कांस्य दर्पण था। सू यून ने एक फिंगरप्रिंट बनाया और कांस्य दर्पण को टैप किया। कांस्य दर्पण तुरंत ऑर्किड की चमक से जगमगा उठा। सू यून ने महिला को पकड़ लिया और कांस्य दर्पण में उड़ गई। कुछ ही समय बाद सांसारिक दुनिया में प्राचीन वस्तुएं बेचने वाली एक दुकान में एक साधारण दर्पण अचानक मंद रोशनी से भर गया और फिर एक लंबी लड़की को उदास ऊर्जा से भरी एक बुरी आत्मा को पकड़कर दर्पण से बाहर उड़ते हुए देखा गया, धीरे से जमीन पर गिर गया। हम अंततः बाहर आ गए। ठीक है, सू रुइन, मरने का नाटक करना बंद करो। सू यून ने सू रुइन को चिल्लाया। इस बार सू रुइन चुप नहीं रही। हे, तुम सचमुच वही हो जो मुझे पसंद है। बुरा नहीं है, यह इतनी जल्दी किया गया। तुमने ये कैसे किया? मैं तुम्हारे बारे में जितना जानता हूँ उससे पता चलता है कि तुमने परेशानी पैदा की होगी। सू रुइन ने मुस्कुराते हुए कहा। चले जाओ बेशर्म इंसान। मैं तुम्हें बता दूं, मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या इस दर्पण ने यिन और यांग के बीच का रास्ता खोल दिया है? सू यून ने पलटकर दर्पण की ओर देखा और पूछा, क्या ये दर्पण भूत लड़की के कमरे का दर्पण नहीं है? ये वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये बात होनी चाहिए, लेकिन यह अजीब है। ये दर्पण वास्तव में वह माध्यम है जो यिन और यांग चैनल को खोलता है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से भूत क्षेत्र के गठन का कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि मामला इतना सरल नहीं है। सू रुइन ने भौहें चढ़ाकर कहा। सू यून को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये दर्पण निश्चित रूप से सामान्य नहीं था और वह इसे इतना नियंत्रित नहीं कर सकी। वह बाहर पहुंची और उसे ले गई। जहां तक महिला भूत की बात है, उसे स्वाभाविक रूप से सू रुइन द्वारा तियानी पल में चूसा गया था। सुबह हो गई है, सू यून ने खिड़की से बाहर देखते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा। यिन और यांग के बीच का समय एक ही है। आप लंबे समय से वहां हैं। ऐसा लगता है कि हम केवल आज रात ही जा सकते हैं और इसे देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस तरह की चीज़ पर अकेले काम नहीं कर सकते। हमें एलियंस को कॉल करना चाहिए और उन्हें मौज मस्ती में शामिल होने देना चाहिए। सू रुइन ने सुझाव दिया। सू यून ने कुछ देर सोचा और फिर सबसे पहले इस जगह को छोड़ दिया। दिन के दौरान भूत लोग प्रकट नहीं होगा। जैसे ही सू यून ने दुकान छोड़ी, उसने झाओ यी को फ़ोन किया और झाओ यी को पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि सू यून ने उसका पता खो दिया था और उसे नहीं पता था कि जिन लोगों को उसने भेजा था वे कैसे उसका पता खो बैठे। लेकिन बस जब वह नाराज था, फ़ोन बज उठा। झाओ यी ने देखा कि यह सू यून था और उसने तुरंत कॉल का उत्तर दिया। अरे मिस सू, आप कहाँ थीं? मैं पूरी रात आपको ढूंढ रहा हूँ, झाओ यी ने जल्दी से कहा। सू यून ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे झाओ यी को पुराने शहर में भूत डोमेन के बारे में बताया। ये सुनकर झाओ यी चौंक गया, इसलिए उसने जल्दी से तियानिक सियाटोंग के ताओवादी गेट से कुछ अजनबियों को इकट्ठा किया। उनके अधीनस्थ मियाओइन मंडप के तियान यंग और किंगचेंग संप्रदाय के हानचू दोनों ताओवादी संप्रदाय से अजनबी थे। झाओ यी ने उन्हें भूत डोमेन के बारे में बताया और वे सभी बदसूरत लग रहे थे। जाहिर है स्थिति गंभीर है। उन दोनों ने झाओ यी को विस्तार से बताया कि वे भूत क्षेत्र के बारे में क्या जानते हैं। मूल रूप से भूत क्षेत्र कितना गंभीर था, उन्हें दो दुनियाओं के बीच की खाई को ढूंढना था और इसे रोकना था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। झाओ यी फिर एलियन ब्यूरो की बड़ी ताकत के साथ पुराने शहर में पहुंचे।
ये सिर्फ इतना है कि सू रुइन को लगा कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और एलियन ब्यूरो को एक बुरी आत्मा से निपटने में मदद की है जो यिन और यांग क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है और बाहर निकल सकती है। बाकी मामला एलियन ब्यूरो को ही सुलझाना चाहिए। इस दर्पण में ऐसा क्या खास है? वापस आते ही सू यून ने दर्पण निकाला और उसे देखा, लेकिन जब उसने दर्पण को अपने सामने रखा तो उसने पाया कि दर्पण में दिखाई देने वाला व्यक्ति कोई और ही व्यक्ति था। सू यून स्तब्ध थी। उसने दर्पण को अपनी ओर घुमाया और दाएं बाएं देखने लगी। उसे यकीन था कि दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति वही थी, लेकिन यह उसके सामने सू यून की शक्ल नहीं थी, बल्कि जब वह अंडरवर्ल्ड में गई थी तब डेक्सिया गणराज्य की एक महिला के वेश में सू यून की शक्ल थी। अरे सू रुइन, भ्रमित मत हो, देखो इस दर्पण के साथ क्या हो रहा है। सू यून ने तुरंत सू रुइन को बुलाया। हालांकि उसके पास सू रुइन की याददाश्त है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकेले याददाश्त नहीं कर सकती। युद्ध प्रभावशीलता के मामले में सू रुइन सू यून से कम 2 गुना शक्तिशाली है। सू रुइन ने सू यून की पुकार सुनी, वह तुरंत तियान्नी पल से बाहर निकली और फिर दर्पण में सू यून को देखा। इस नज़र में वह तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। ओह, ये दुर्लभ है। यह एक दर्पण है जो अंडरवर्ल्ड के साथ संचार करता है। हमारे युग में इसे एक मानसिक अंडरवर्ल्ड खजाना कहा जाता था। इसमें अंडरवर्ल्ड की शक्ति है और यह यिन और यांग दुनिया के बीच संचार कर सकता है। वास्तव में अंडरवर्ल्ड एक ऐसा युग है जो मानव जगत से गुजर चुका है, इसलिए इंसान के मरने के बाद उसे मर जाना कहा जाता है और इस आईने में जो महिला है वो आपका पिछला जन्म है। ये दिलचस्प है सू यून। क्या मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप पुरुष बनने के लिए उपयुक्त नहीं हैं? आप अपने पिछले जीवन में एक महिला थीं। दर्पण में खुद को देखें, आप बहुत आकर्षक हैं और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं। सू रुइन ने समझाया। सू यून को पता था कि दुनिया में पुनर्जन्म होता है, लेकिन उसके साथ कुछ अपमानजनक हुआ। इनमें से प्रत्येक अजीब चीज़ अधिक से अधिक अपमानजनक हो गई। फिर अगर मैं इस दर्पण का उपयोग दूसरों को देखने के लिए करूं, तो क्या वे अपने पिछले जीवन को प्रकट करेंगे? सू यून ने उत्सुकता से पूछा। सू रुइन ने अपना सिर हिलाया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हम जल्दबाजी में अंडरवर्ल्ड में घुस गए। हम पर अंडरवर्ल्ड की शक्ति है, इसलिए हम इस दर्पण में प्रतिबिंबित हो सकते हैं। जिन लोगों के पास अंडरवर्ल्ड की शक्ति नहीं है उन्हें प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। वैसे गणित करो, आप कितने समय से अंडरवर्ल्ड में हैं? सू रुइन ने फिर पूछा। सू यून ने तुरंत समय की गणना की और पाया कि उसे 3-5 घंटे रुकना चाहिए था। ये सुनने के बाद कि सू यून कई घंटों से अंदर है, सू रुइन की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। 3 से 5 घंटे? फिर आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अगले कुछ दिनों में आप अपने पिछले जीवन की कुछ यादें ताज़ा कर सकते हैं। बेशक यह कोई बुरी बात नहीं है, सू रुइन ने याद दिलाया। सू यून स्तब्ध थी। यह इतना अजीब था कि अंडरवर्ल्ड में जाने के बाद भी वह अपनी पिछली जिंदगी की यादें ताज़ा कर सकी। क्या मेरे पिछले जीवन की यादों को बहाल करने से मेरे वर्तमान जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? सू यून को लगा कि इसका निश्चित रूप से एक निश्चित प्रभाव होगा। इसका व्यक्तित्व पर एक निश्चित प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव बड़ा नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सू रुइन ने उत्तर दिया। जब सू यून ने यह सुना तो उसे बेवजह चिढ़ महसूस हुई। वैसे आप बुरी आत्मा के साथ क्या करने जा रहे हैं? सू यून ने फिर पूछा। सू रुइन हंसे, फिर अपना हाथ बढ़ाया और आकृति आकाश की उल्टी दिशा से बाहर गिरी और कमरे में आ गिरी। करीब से देखने पर पता चला कि यह अंडरवर्ल्ड की दुष्ट आत्मा नहीं थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास कोई शक्ति नहीं थी। उसके शरीर की सारी शक्ति सू रुइन ने चूस ली थी। अपनी भूत शक्ति के बिना वह एक साधारण व्यक्ति की आत्मा बन गई। महिला बड़ी मुश्किल से जमीन से ऊपर चढ़ी। मेरी शक्ति, धिक्कार है, तुम बदबूदार ताओवादी पुजारी, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? मेरी सैकड़ों वर्षों की साधना नष्ट हो गई। जब महिला ने देखा कि उसकी शक्ति गायब हो गई है तो उसने सू यून की ओर देखा और गुस्से से शाप दिया। सड़क, इस दुष्ट आत्मा के पास पहले से ही एक मानव क्यूई शोधन भिक्षु की शक्ति है और यदि यह एक कदम आगे बढ़ता है तो यह एक भूत कृषक में बदल सकता है जो एक फाउंडेशन निर्माण भिक्षु के बराबर है। दुर्भाग्य से उसकी सैकड़ों वर्षों की खेती सू रुइन की तुलना में फायदे में रही है। आप अंडरवर्ल्ड में घुस गए और दूसरों को नुकसान पहुंचाया। मैंने आपको नहीं मारा, इसलिए मैं विनम्र हो रहा था, सू यून ने गहरी आवाज में कहा। तो फिर तुम्हें मुझे मार ही देना चाहिए। जल्दी करो और मुझे मार डालो। महिला अपने चेहरे पर पागलपन भरे भाव के साथ सू यून पर गुस्से से चिल्लाई। यह महिला वास्तव में अब और जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह भूत बनने और पुनर्जन्म में प्रवेश करने से बस थोड़ी ही दूर थी और अंडरवर्ल्ड में स्वतंत्र रूप से रह सकती थी। आप चाहें तो मर सकते हैं। मुझे बताएं कि यह भूत लोक कैसे बना। जब तक आप मुझे बताएंगे मैं आपके अनुरोध को पूरा करूंगा। सू यून ने देखा कि यह महिला पागल हो रही थी, इसलिए उसने बकवास करने की जहमत नहीं उठाई। मौत की तलाश में इस महिला ने इसे छुपाया नहीं। क्या ये तुम इंसानों की गलती नहीं है?
सच कहूं तो मैं उस इंसान को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि उसने पाताल की दरारों में छेद नहीं किया होता तो मैं अपने जीवन काल में इस दर्पण के माध्यम से खुद को पुनर्स्थापित नहीं कर पाता और इसके माध्यम से यात्रा नहीं कर पाता। यिन और यांग के दो क्षेत्र, महिला ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लाते हुए कहा। जब सू यून ने यह सुना तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जिसका अर्थ था कि यह भूत क्षेत्र स्वाभाविक रूप से नहीं बना था, बल्कि किसी अजीब व्यक्ति द्वारा किसी माध्यम से खोला गया था। बस इतना ही, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों मरना चाहते हो। मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड में वापस जाने देने के लिए तैयार हूँ, सू यून ने कहा। लेकिन जब इस महिला भूत ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई और उसने तुरंत सू यून को पागलों की तरह प्रणाम किया। नहीं, कभी नहीं, तुम्हें मुझे वापस नहीं भेजना चाहिए। मैं अब उस तरह की हताश जिंदगी नहीं जीना चाहता। कृपया मुझे मार डालो। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं जीवन भर तुम्हें धन्यवाद दूंगा। महिला फूट फूट कर रोने लगी। अनुरोध किया। सू यूनजेंग को समझ नहीं आया, लेकिन सू रुइन को पता था कि क्या हो रहा था। यदि आप उसे वापस भेजते हैं तो वह अपनी शक्ति खो देगी और फिर से बिना स्वार्थ के एक भूतिया सड़क पर रहने वाली बन जाएगी। वह अपने जीवन में सब कुछ अनंत रूप से पुनर्जन्म लेगी। वह एक दुष्ट है और निश्चित रूप से उसके जीवन काल में उसकी कोई अच्छी यादें नहीं होंगी, सू रुइन ने कहा। जब सू यून ने यह सुना तो वह अंततः समझ गई। अरे ठीक है, मैं समझता हूँ। सू यून ने महिला को सिर हिलाया, फिर उसकी उंगलियों के निशान लिए और एक भ्रामक सुनहरा जादू अचानक महिला पर आ गया। जैसे ही महिला ने ताबीज को अपनी ओर उड़ते देखा, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल राहत की मुस्कान थी। जैसे ही ताबीज ने महिला की आत्मा को छुआ, उसकी आत्मा तुरंत टुकड़ों में बंट गई और सुनहरी रोशनी में बदल गई जिसने आकाश को भर दिया। वह यिन और यांग के दायरे में पूरी तरह से गायब हो गई। भूतिया सड़कें असली अंडरवर्ल्ड नहीं हैं। भूतिया सड़कें जेलें और नरक हैं। किसी व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कतार में लगना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि यह आप तक पहुंचे, आपकी आत्मिक चेतना जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार दोहराती रहेगी, मृत्यु से जीवन तक के दिन। इसलिए यदि आपको अपने जीवन काल में कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ तो यह नरक में गिरने के समान है। बेशक इस महिला की मौत अन्यायपूर्ण नहीं थी, ये थी कीमत। उसकी शक्ल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने कई लोगों की आत्माएं खाली होंगी। इतना ही नहीं, पुराने शहर में भूत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पहले से ही दंगे हो रहे थे और लोग हर जगह दिखाई दे रहे थे। कई लाशें मिलीं, कुछ सड़क पर मर गईं और कुछ अपने आवासों में मर गईं। और मौत की स्थितियां भी लगभग वैसी ही थीं। वे सभी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। सच कहूं तो अगर सू यून ने कल कार्रवाई नहीं की होती तो ये दुष्ट आत्मा शायद और भी लोगों को मार देती। हे, क्या चल रहा है? एक ही रात में इतने सारे लोग क्यों मर गए? कुछ अनजान राहगीरों ने घबराए हुए भाव से कहा। मुझे नहीं पता, न पूछना ही बेहतर है। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इस जगह पर कुछ गंदा है। कुछ डरपोक लोगों ने लापरवाही से कुछ शब्द कहे और भाग गए। जैसा कि कहा जाता है, दुर्घटना का दृश्य न देखें, अन्यथा आप किसी बुरी घटना में फंस सकते हैं। दुर्भाग्य से अभी भी बहुत से लोग हैं जो थिएटर जाना पसंद करते हैं। झाओ यी और अन्य लोग भी पुराने शहर में सू यून द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे उन्होंने बड़ी संख्या में पुलिस देखी। डायरेक्टर, ऐसा लगता है कि हमें देर हो गई है। कल रात कुछ हुआ। लेई हू और अन्य लोग बदसूरत लग रहे थे। इनमें से कुछ भी वह नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और झाओ यी और अन्य लोगों के लिए तुरंत जाकर जांच करना आसान नहीं था। जब तक पुलिस स्टेशन उन्हें मामला नहीं सौंपता, वे सीधे मामले की जांच करने जा सकते थे। पहले फैलो और चारों ओर देखो कि क्या कोई गलत लोग या कुछ भी गलत है, झाओ यी ने आदेश दिया। जैसे ही उनका आदेश दिया गया, त्यानजियाटोंग के कर्मचारी जो गंतव्य के पास पहुंचे थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने विभिन्न कारणों से आवासीय भवनों और सड़कों में प्रवेश करना और बाहर निकलना शुरू कर दिया। किसी को भी उनकी पहचान पर संदेह नहीं था। वे कुरियर और टेकअवे थे। फायदे, जहां तक सू यून की बात है, वह सो रही थी। हालांकि उसे आराम करने की ज़रूरत नहीं थी। दिन के दौरान उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और मौज मस्ती में शामिल होने के लिए बाहर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने बस अपनी चेतना से इसे स्कैन किया और देखा कि बाहर गंदगी थी। यह अवश्य ही वह दुष्ट आत्मा रही होगी जिसने कल कई लोगों को मार डाला। शव आज सुबह खोजा गया। डोंग डोंग डोंग। जब सू यून ने अपनी आंखें बंद की और गहराई से सोचा, तभी फोन बज उठा। सू यून ने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं। उसने अनुमान लगाया कि कौन कॉल कर रहा है, इसलिए उसने लापरवाही से फोन उठाया। अरे मिस्टर झाओ, क्या हो रहा है? सू यून ने पूछा। झाओ यी इस समय चिंता से भरे चेहरे के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा था। यदि आज जो लोग मरे हैं वे प्रेत लोग की बुरी आत्माओं के कारण मरे हैं, तो उनका विदेशी ब्यूरो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा।
उनके आने से पहले मैंने कई ताओवादी गुरुओं से पूछा है, अगर कोई भूतलोक वास्तव में प्रकट होता है तो ज़िया साम्राज्य की विदेशी दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं होंगे जो इस मामले को संभाल सकें। मिस सू, क्या आप जानती हैं कि यिन और यांग के बीच अंतर कहाँ है? झाओ यी के पास बकवास करने का समय नहीं था। दिन के दौरान भूत का साम्राज्य गायब हो जाता है। मुझे कैसे पता चलेगा? ये केवल रात में ही दिखाई देता है। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि यिन और यांग क्षेत्रों के बीच की दरार कृत्रिम रूप से खुल गई है, इसलिए आपको जिससे निपटना है वह संभवतः एक बहुत मजबूत एलियन है, ताकत स्तर X से कम नहीं होगी। जहां तक उस दुष्ट आत्मा की बात है जिसने कल रात लोगों को खा लिया, मैं पहले ही उससे निपट चुका हूं। सू यून ने उत्तर दिया। जब झाओ यी ने सुना कि बुरी आत्मा का समाधान हो गया है तो उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन्हें तुरंत एक और समस्या का सामना करना पड़ा। फिर क्या अन्य बुरी आत्माएं भी हैं? झाओ यी इसी बात को लेकर चिंतित हैं। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। ये भूत क्षेत्र यिन और यांग क्षेत्रों को जोड़ता है। यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो इधर उधर न भागें। यदि आप अंडरवर्ल्ड में जाते हैं तो आप अपनी क्षमताओं के आधार पर कभी वापस नहीं आएंगे। सू यून ने दयालुता से याद दिलाया। जब झाओ यी ने अंडरवर्ल्ड शब्द सुना तो ईमानदारी से कहें तो उसके स्तर के किसी अजनबी को भी यह समझने में कठिनाई होगी कि अंडरवर्ल्ड क्या है। मुझे पता है, क्या मिस सू आज रात एलियन ब्यूरो में मेरी मदद कर सकती हैं? झाओ यी ने पूछा। सू यून एक तैयार मजबूत एलियन है और वह इस स्तर तक पहुंच गया होगा। यदि सू यून बाहर जाने को तैयार है तो आज रात उनके विदेशी ब्यूरो के हताहतों की संख्या निश्चित रूप से कम हो जाएगी। ये स्थिति पर निर्भर करता है। मैं आपके विदेशी ब्यूरो से नहीं हूँ। मुझे आपकी मदद करने का कोई दायित्व नहीं लगता। हालांकि अगर मुझे उस समय मदद की ज़रूरत महसूस हुई तो मैं मदद करूंगा, लेकिन फिर भी आपको पहले खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा। सू यूनमिंग ने कहा, क्योंकि वह ये भी देखना चाहती थी कि क्या यह एलियन ब्यूरो वास्तव में सक्षम है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। झाओ यी ने देखा कि सू यून ने थोड़े बदसूरत चेहरे के साथ सीधे फ़ोन रख दिया। हताशा में वह मदद के लिए केवल जियांगन एरिया एलियन ब्यूरो को ही बुला सकता था। ये सब लेवल 1 है। यदि जियांगन एरिया फॉरेन अफेयर्स ब्यूरो इसे हल नहीं कर सकता है तो वह सामान्य प्रशासन से मदद मांगेगा। उसी समय जियांगन मैंग क्षेत्र, जियांगन शहर वह शहर है जहां जियांगन क्षेत्रीय सरकार स्थित है। जियांगन शहर का निर्माण जियांगजू शहर के दक्षिण पूर्व में कई शहरों को मिलाकर किया गया था। हालांकि क्योंकि यह एक उभरता हुआ सितारा है, यह आर्थिक रूप से वंचित है। वास्तव में ये जियांगजू शहर जितना मजबूत नहीं है। जियांगन क्षेत्र एलियन ब्यूरो में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चेहरे पर झुर्रियां डाले फ़ोन कॉल का जवाब दे रहा था। यह अधेड़ उम्र का आदमी राजसी स्वभाव और तेज आंखों वाला था। वह जियांगजू क्षेत्र एलियन ब्यूरो के निदेशक चेन लॉन्ग थे। झाओ यी, चिंतित मत हो, चीजें हो चुकी हैं, अब चिंता करना बेकार है। क्या वह सू यून आपकी जगह से नहीं है? क्या वह आपकी मदद करने को तैयार नहीं है? चेन लॉन्ग ने पूछा। ओह, मेरे क्षेत्रीय निदेशक, वह एक जीवित देवता है। मेरी चाची, मैं उसे छूने के लिए कैसे चिल्ला सकता हूँ? ये वह थी जिसने इस भूत क्षेत्र की खोज की और अंडरवर्ल्ड से भागने वाली एक बुरी आत्मा को मार डाला। ये पहले से ही बहुत अच्छा है। अगर उसने कल रात दुष्ट आत्मा को नहीं मारा होता तो आज सुबह दोगुने लोग मर गए होते। झाओ यी असहाय थे। जब चेन लॉन्ग ने यह सुना तो वह गहरी सोच में पड़ गया। अरे ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं जियांगन क्षेत्र के सभी ताओवादी गुरुओं को जियांगजू शहर जाने के लिए बुलाऊंगा, चेन लॉन्ग ने कहा। लेकिन झाओ यी को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है। मेरे क्षेत्रीय निदेशक, सू यून ने कहा कि यह भूत क्षेत्र शायद एक्स लेवल एलियंस द्वारा बनाया गया है। आपको और जियांगन क्षेत्र में हमारे विशेष कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना होगा, अन्यथा आप देखिए, अगर कल कुछ गलत होता है तो जियांगजू विदेश मामलों के ब्यूरो के हमारे कर्मचारियों को सबसे अधिक नुकसान होगा। झाओ यी ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है। झाओ यी को ये कहते देखकर चेन लॉन्ग को भी पता चल गया कि चीजें उसकी उम्मीद से परे हो सकती हैं। ठीक है, मैं फैंग लानलान और क्षेत्रीय एलियन ब्यूरो के विशेषज्ञों को यहाँ लाऊंगा, लेकिन हमारे आने से पहले जल्दबाजी में भूत क्षेत्र में प्रवेश न करें, चेन लॉन्ग ने आदेश दिया। झाओ यी जो चाहता है वह यह आदेश है। ओह हाँ, यही तो मैं तुमसे चाहता हूँ। यदि तुम यह नहीं कहोगे तो शायद हमें आज रात दुश्मन को खोजने के लिए भूतलोक में प्रवेश करना पड़ेगा। झाओ यी ने अचानक राहत की सांस ली। जल्द ही दोनों ने फ़ोन रख दिया और झाओ यी को सहज महसूस हुआ। इस समय सू यूं मूल रूप से बस आराम करना चाहती थी, लेकिन वह सो गई और अचानक पूरी तरह से बेवजह सो गई। और सो जाने के बाद सू यून की याददाश्त से कुछ अजीब अजीब बातें सामने आने लगीं। स्मृति की दुनिया में प्रवेश करें। उनकी याद में वह डेक्सिया गणराज्य के दौरान जियांगजू शहर की सड़कों पर खड़ी थीं। सू यून ने चारों ओर देखा और फिर खुद को देखा।
यदि उसने सही अनुमान लगाया तो उसे ऐसा दिखना चाहिए जैसे वह किसी भूतिया गली में थी। क्या यह मेरे पिछले जन्म की स्मृति है? सुयू सड़क पर टहल रही थी, उसके दिमाग में यादें चलचित्र की तरह बह रही थीं। वह धीरे धीरे इन यादों को आत्मसात कर रही थी, लेकिन ये यादें व्यापक नहीं थीं। लेकिन एक बात वह जानती थी कि उसे पिछले जीवन में क्या कहा जाता था। सुयू, क्या ये पिछले जन्म में मेरा नाम था? सुयून थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। उस समय दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के चरण में थी और जिया साम्राज्य भी एक युद्ध क्षेत्र था। सुयू का परिवार जियांगजू शहर में एक विदेशी परिवार था, जिसका अर्थ था कि सुयू एक विदेशी था और सू परिवार को ताओवादी संप्रदाय का विरासत में मिला परिवार माना जाता था। उस समय आम लोगों के खिलाफ लड़ते थे और एलियंस के खिलाफ लड़ते थे। जिया साम्राज्य में ये पहली बार था कि एलियंस और आम लोगों ने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे का सहयोग किया। शत्रु देश पर आक्रमण करने वाले एलियंस से निपटने की जिम्मेदारी एलियंस की थी। बात सिर्फ इतनी है कि उस समय जिया राज्य को जिस दुश्मन का सामना करना पड़ा वह देशार था। पहले कुछ वर्षों में सामान्य युद्ध के मैदानों पर जिया राज्य की सेना लगातार पीछे हट गई और भूमि के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। जिया साम्राज्य के विदेशियों को अकेले लड़ने के लिए मजबूर किया गया। 7 वर्षों के दौरान जब जियांगजू शहर पर कब्जा कर लिया गया था, सुयू और उसके सू परिवार ने गुप्त रूप से आर देश के कई विदेशियों और उच्च रैंकिंग अधिकारियों को मार डाला। हालांकि अंत में एक विदेशी परिवार के रूप में सू परिवार की पहचान का पता चला। अंत में बड़ी संख्या में आर देश के सैनिकों ने उन पर हमला किया। यहां तक कि उस समय सुयू भी हजारों बंदूक हमलों का सामना करने में असमर्थ थी। सू परिवार एक में जलकर राख हो गया। रात सुयू को छोड़कर पूरे परिवार का सफाया हो गया। बदला लेने के लिए सुयू ने आर देश की सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों और आर देश के अजनबियों की हत्या कर दी। हालांकि इससे पहले कि जिया गुजुन ने आर देश की सेना को हराया, एक दिन वह देश आर के अजनबियों द्वारा बिछाए गए जाल में मर गया। मोटे तौर पर यही स्थिति है। वह अत्यंत क्रूर युग था। सू यून ने इसे देखा और कुछ बिंदु पर उसने आंसू बहाए। ये केवल कहा जा सकता है कि सू यू ने अपने जीवन में कई स्थिर दिन नहीं जिए। 17-18 साल की उम्र से शुरू होकर वह बड़ा हुआ। वे कई वर्षों से हत्या और बदला लेने में लगे हुए थे। हालांकि जिया साम्राज्य के एक विदेशी के रूप में सू यू को देश के लिए किसी भी तरह से खेद महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत सू परिवार के लगभग सभी विदेशी परिवार ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बेशक उस समय आर देश की सेना द्वारा न केवल सू परिवार बल्कि कई विदेशी संप्रदायों और परिवारों का भी सफाया कर दिया गया था। सुयू के जीवन को मोटे तौर पर पढ़ने के बाद उसकी चेतना उसकी गहरी नींद से जाग उठी। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। अपने पिछले जीवन में उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। याददाश्त ठीक हो गई है। क्या आपने कुछ दुखद देखा है और आप हर समय रो रहे हैं? सू रुइन इस समय सुयू के बगल में तैर रही थी। सुयून खड़ी हुई और अपने चेहरे और आंखों से आंसू पोंछे। मैंने एक बहुत दुखद ऐतिहासिक स्मृति देखी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने पिछले जीवन में ऐसा व्यक्ति बनूंगा। क्या आश्चर्य है, सू यून ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। जब सू रुइन ने सू यून को इस तरह देखा तो उसे पता चला कि उसकी पिछली जिंदगी की यादें बहुत दुखद यादें हो सकती हैं। अब जब स्मृति पुनर्जीवित हो गई है तो आपको सावधान रहना चाहिए। एक बार जब पिछले जीवन की स्मृति पुनर्जीवित हो जाती है तो ये धीरे धीरे इस जीवन के शरीर में एकीकृत हो जाएगी और आपके व्यवहार में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। सू रुइन ने याद दिलाया। सू यून ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन अभी इस मामले पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि आसमान में अंधेरा छा गया था, जिसका मतलब था कि शाम हो गई थी। क्या पहले ही रात हो चुकी है? क्या विदेशी बयूरों के लोग कार्रवाई कर रहे हैं? सुयून बहुत देर तक सोई थी और उसे पता नहीं था कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। दोपहर करीब 2 बजे पुलिस स्टेशन ने इस क्षेत्र के सभी लोगों को ये कहकर बाहर कर दिया कि इस क्षेत्र में गैस रिसाव हो रहा है। फिलहाल इस जगह पर हमारे अलावा कोई नहीं है, सू रुइन ने समझाया। यह क्या किसी ने हमें जाने के लिए नहीं कहा? सू यून ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें छुपाने के लिए अदृश्यता का इस्तेमाल किया। झाओ यी ने भी तुम्हें बहुत फ़ोन किया, लेकिन मैंने इसका जवाब नहीं दिया, सू रुइन ने मुस्कुराते हुए कहा। सू यून को नहीं लगा कि सू रुइन के ऐसा करने में कुछ भी गलत है। क्या ऐसा है? हम कब कार्रवाई करेंगे? सू यून ने पूछा। अभी समय नहीं हुआ है, भूतलोक अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। ये रात के 10 बजे के बाद तक धीरे धीरे प्रकट नहीं होगा। अभी शाम के लगभग 8 बजे हैं और अभी भी 2 घंटे बाकी हैं, सू रुइन ने कहा। दूसरे शब्दों में सू यून को बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। फिर से देखें, झाओ यी का पक्ष, झाओ यी और अन्य वर्तमान में इस क्षेत्र के किनारे पर हैं। प्रवेश द्वार पर एक घेरा बनाया गया है और किसी को भी घेरा पार करने की अनुमति नहीं है।
पुलिस प्रमुख जो हिंग फिलहाल घटनास्थल की कमान संभाल रहे हैं और झाओ यी भी यहाँ हैं। मिस्टर झाओ, मेरे साथ लापरवाह मत बनो। यहाँ क्या हुआ? कल रात 20 से अधिक लोग मर गए। आज रात कुछ भी मत होने दो, जो हिंग ने चिंतित होकर कहा। और जो, मुझसे मत पूछो। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। मैंने पहले ही इसकी सूचना क्षेत्रीय एलियन ब्यूरो को दे दी है। हमारे क्षेत्रीय ब्यूरो के निदेशक अपने विशेषज्ञों के साथ विमान से जियांगजू शहर पहुंचे हैं और कार से जा रहे हैं। उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद इस बारे में बात करेंगे। आपके पुलिस विभाग को जल्दी करनी चाहिए और इन पत्रकारों और थिएटर जाने वालों से छुटकारा पाना चाहिए। यदि तब तक कुछ भी होता है तो यह आपकी समस्या होगी। जब झाओ यी ने अपने आसपास समाचार मीडिया को देखा तो उसका सिर घूम गया। बहुत बड़ा। जो हिंग भी मीडिया से नाराज थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने इसे बंद करने के लिए इस कारण का इस्तेमाल किया कि क्षेत्र में गैस रिसाव हो रहा था। यह एक बड़ा क्षेत्र था। इस तरह सब कुछ छिपाना असंभव है और उसका पुलिस स्टेशन सर्वशक्तिमान नहीं है। उनके वरिष्ठ पहले ही इस बारे में पूछताछ करने के लिए फ़ोन कर चुके हैं। अगर हर कोई अपने स्तर पर अजनबियों के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था, मुझे डर है कि शहर के सभी नेता आ गए होंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और पलक झपकते ही आधा घंटा और बीत गया। चेन लॉन्ग और सफ़ेद स्कर्ट में एक लड़की कार से अपने गंतव्य पर पहुंचे। बूढ़ी चेन, क्या यह मामला बड़ा है? सफ़ेद पोशाक वाली लड़की ने टूटी मंदारिन में पूछा। चेन लॉन्ग के साथ एक ही कार में बैठी लड़की बहुत अजीब थी। इस लड़की की आंखें बहुत साफ और पवित्र थीं, बिल्कुल भी मानवीय अभिव्यक्ति की तरह नहीं। कुछ परेशानी हो सकती है, लैन लैन, क्या तुम डरती हो? इस बार तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, चेन लॉन्ग ने पूछा। सफ़ेद पोशाक वाली लड़की ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वह एक ऐसी लड़की थी जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत का भाव नहीं था, जिससे वह एक मशीन जैसी दिखती थी। कार उस सड़क पर पहुंची जहां झाओ यी और अन्य लोग थे। वे पुलिस की गाड़ी में थे, इसलिए पूरे रास्ते हरी बत्ती जल रही थी। हम यहाँ आए। जब झाओ यी ने एक पुलिस कार को आते देखा तो वह समझ गया कि उसका इंतजार कर रहा व्यक्ति आ गया है। वह और जो हिंग चेन लॉन्ग और फैंग लानलान नाम की लड़की से मिलने के लिए दौड़ पड़े। ओह, मेरे निर्देशक चेन, आखिरकार आप यहाँ हैं। लैन लैन, काफ़ी समय से नहीं मिले। झाओ यी ने पहले चेन लॉन्ग का अभिवादन किया और फिर मुस्कुराते हुए लड़की का स्वागत किया। ये लड़की फैंग लैनलान जियांगनान क्षेत्र में एक विशेष कर्मचारी है। एक विशेष कर्मचारी क्या है? वैसे भी वह बहुत मजबूत है, कम से कम एक्स स्तर का, और वह एक्स स्तर का शीर्ष मजबूत व्यक्ति भी है। झाओ यी, बहुत दिनों से नहीं मिले। फैंग लैनलान ने झाओ यी को भावहीन तरीके से बधाई दी। झाओ यी अजीब तरह से मुस्कुराए और जो हिंग भी जल्दी से चेन लॉन्ग के सामने झुक गए। चेन लॉन्ग ने बस थोड़ा सिर हिलाया और फिर झाओ यी से यहाँ की स्थिति के बारे में पूछा। तो यहाँ के सभी निवासियों को निकाल लिया गया है, चेन लॉन्ग ने पूछा। ठीक है, मैं बस आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि सू यून के साथ क्या हो रहा है। अगर वह फ़ोन का जवाब नहीं देती है तो मुझे लगता है कि मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, झाओ यी ने शिकायत की। चेन लॉन्ग ने कुछ देर सोचने के बाद आह भरी और फिर फैंग लानलान के साथ कार से बाहर निकले। अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। पढ़ने के बाद चेन लॉन्ग ने अपना हाथ उठाया और ताओवादी फिंगरप्रिंट बनाया। उसकी आंखें हल्की सुनहरी रोशनी से भर गईं। ये ताओवादी धर्म नेत्र था। यदि चेन लॉन्ग ने हजारों साल पहले जाने दिया तो कम से कम क्यूई शोधन के दायरे तक पहुंच गया होगा। हालांकि क्यूई शोधन का क्षेत्र और नींव निर्माण का क्षेत्र एक ही अवधारणा नहीं है। यदि क्यूई शोधन का क्षेत्र नश्वरता के अंतिम स्तर तक पहुंच जाता है तो नींव निर्माण का क्षेत्र ऊर्ध्वपातन, एक स्वर्ग और एक पृथ्वी है। वास्तव में यह एक स्तर पहले से ही क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में एक भिक्षु के बराबर है, लेकिन इस युग के कानूनों की अराजकता ने इस युग में एलियंस के स्तर को हजारों साल पहले की खेती प्रणाली के साथ असंगत बना दिया है, क्योंकि विदेशी लोग सी स्तर पर पहुंचने पर कुछ मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। बेशक मंत्र एक ताओवादी शब्द है और विदेशी आमतौर पर उन्हें मौलिक शक्ति कहते हैं। इसलिए 10,000 साल पहले के अमरों के स्तर की इस युग में एलियंस के स्तर से तुलना करना बहुत कठोर नहीं है। चेन लॉन्ग ने अपनी जादुई नज़र से सामने वाले क्षेत्र पर नज़र डाली। हालांकि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन जाहिर तौर पर इस क्षेत्र में एक बेहद मजबूत यिनक्यूई थी, जो कब्रिस्तान में यिनक्यूई से भी भारी थी। लैन लैन, तुमने क्या देखा? चेन लॉन्ग की समझ सू यून जितनी अच्छी नहीं थी। उसे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसने बगल वाली लड़की से पूछा। फैंग लानलान ने अपनी बड़ी आंखें खोली, क्षेत्र का निरीक्षण किया और फिर कुछ कहा। फील्ड, इस क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र प्रतीत होता है। एक बार जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो आप इसमें गहराई से डूब जाएंगे। ये वही भूत क्षेत्र होना चाहिए जिसका आपने उल्लेख किया है। लेकिन ओल्ड चेन, क्या वास्तव में इसमें भूत हैं?
फैंग लानलान ने मासूमियत से पूछा। फैंग लैनलान चेनलॉन्ग से अधिक मजबूत प्रतीत होते हैं। हालांकि चेनलॉन्ग को विदेशी दुनिया में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति पूरी तरह से विदेशी दुनिया के शीर्ष एक स्तरीय मास्टर्स के बराबर है। मुझे आशा है कि नहीं। अगर ऐसा है तो ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। अंडरवर्ल्ड से आने वाले सबसे बुरे भूत बुरी आत्माएं हैं, चेनलॉन्ग ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। और जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, फैंग लानलान को उसकी आंखों में कुछ सूझा और वह तुरंत उसे याद दिलाने के लिए बोली, सावधान रहें, इस क्षेत्र की शक्ति धीरे धीरे मजबूत हो रही है और बिजली में असुविधाजनक उतार चढ़ाव हो रहा है, क्षेत्र में व्याप्त हो रहा है। फैंग लैनलान ने कहा। जब उसने ये कहा तो चेनलॉन्ग ने अपनी धर्मा आंख से एक और नज़र डाली। इस बार उसे साफ दिख रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। वहां एक बहुत शक्तिशाली यिन क्यूई थी और यिन क्यूई के माध्यम से एक दुष्ट शक्ति भी घुसी हुई थी। भूतलोक प्रकट हो गया है, झाओई कार्रवाई करने के लिए तैयार है, चेनलॉन्ग ने संकेत दिया। झाओई ने सिर हिलाया, फिर अपने ताओवादी संप्रदाय से अजनबियों को बुलाया और चेनलॉन्ग का पीछा करते हुए भूत के दायरे में चली गई। जब उन्होंने भूत के दायरे में कदम रखा तो हर किसी को ऐसा लगा जैसे वे किसी बाधा से गुजर रहे हों। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि कुछ भी नहीं गया था, बस एक खाली सड़क थी। ये वास्तव में एक भूतिया क्षेत्र है। लैन, क्या आप यिन और यान क्षेत्र के बीच की दरार ढूंढ सकते हैं? चेनलॉन्ग ने पूछा। फैंग लानलान ने चारों ओर देखा और फिर सिर हिलाया। मैं तुरंत उसकी तलाश करूंगा, सावधान रहें। फैंग लैनलान ने बोलना समाप्त करने के बाद ऊपर से स्थिति की जांच करने की तैयारी करते हुए उड़ान भरी और आसानी से सड़क के बगल वाली इमारत की छत पर 10 मीटर से अधिक की छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही उसने देखा, फैंग लानलान ने अचानक आसमान की ओर देखा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसे वहां देख रहा है। क्या वहां ऊपर कोई है? ये बहुत ऊंचा है। फैंग लानलान ने चौड़ी आंखों से उस दिशा में देखा। वहां वास्तव में कोई है और सुयून उस स्थिति में तैर रही है। सुयून ने नीचे उस लड़की की ओर भी देखा जो आश्चर्यचकित भाव से उसे देख रही थी। यह बहन सु, वह छोटी बहन, क्या आप हमें देख सकती हैं? सुयून ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लाते हुए पूछा। सुरुइन ने भी फैंग लैनलान पर नजर डाली और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। ये दिलचस्प है। ये लड़की एलियन ब्यूरो द्वारा भेजा गया मास्टर होना चाहिए। वह सचमुच असाधारण है। उनकी फिजिक काफ़ी खास है। मुझे उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए उसे करीब से देखने की जरूरत है, सुरुइन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सुयून ने यह स्पष्टीकरण सुना तो उसने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया, लेकिन तुरंत आगे नहीं बढ़ी। जहां तक फैंग लानलान की बात है, कुछ देर तक सुयून को घूरने के बाद उसने फिर से कार्रवाई की, क्योंकि वह जानती थी कि लक्ष्य आकाश में कोई नहीं था। फैंग लानलान के दूर देखने के बाद सुयून ने भूत क्षेत्र पर मंडराना और खोजना शुरू कर दिया। सिस्टर सु, आपको क्या लगता है कि यिन यांग आध्यात्मिक दुनिया में दरार खोलने वाला व्यक्ति कहाँ है? सुयून ने इसे काफी देर तक देखा, लेकिन सत्ता में कोई शक्तिशाली उतार चढ़ाव नहीं देखा। अगर मैं होता तो मुझे निश्चित रूप से एक ऐसी जगह मिल जाती जिसमें सामान्य लोगों के लिए प्रवेश करना पूरी तरह से असंभव हो, जैसे कि भूमिगत, सुरुइन ने कहा। जब सुयून ने यह सुना तो वह समझ गई। उसने कई बार खोजा लेकिन लक्ष्य नहीं मिला, जिसका मतलब था कि दूसरा पक्ष उसकी दृष्टि में नहीं था। अपनी चेतना की शक्ति से इतनी लंबी दूरी तक मिट्टी को भेदना उसके लिए कठिन था। दिव्य चेतना व्यापक है, बाधाओं के प्रति अंधी नहीं है। वैसे सुयून, क्या तुमने देखा है कि जिस नाम से तुम मुझे बुलाते हो वह अलग है? सुरुइन ने चंचल भाव से कहा। सुयून चौंक गई और फिर उसे एहसास हुआ कि वह अभी अभी सिस्टर सुरुइन को बुला रही थी। ये पहले असंभव होता। उसकी याददाश्त ठीक होने से पहले सुयून ने उसे नाम से बुलाया होगा। सुयून की आवाज़ का लहजा अधिक विनम्र क्यों हो गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में एक महिला थी और उसकी खेती निश्चित रूप से इस युग की सुयून की तुलना में नहीं थी। खेती क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो प्राचीन काल में डेक्सिया गणराज्य सहित प्रसिद्ध परिवारों के देवियों और सज्जन अपने बड़ों और छोटों को छोड़कर सीधे एक दूसरे का नाम नहीं पुकारते थे। किसी को नाम से बुलाना बहुत अशिष्टता है, धिक्कार है। यदि आपने मुझे नहीं बताया होता तो मैंने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया होता। सुयून ने अपना माथा थपथपाया और सिरदर्द के साथ कहा, हाँ, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। यदि यह एक लड़की है तो इसे एक लड़की की तरह दिखना होगा। बहन सु, ठीक है, मैं इस शीर्षक से काफ़ी संतुष्ट हूँ। हाँ। सुरुइन हंसती रही। वहीं झाओई और अन्य लोगों के लिए मुसीबत आ गई है। आज पीछे छिपा काला हाथ और अधिक बुरी आत्माओं को बाहर लाता हुआ प्रतीत होता है। साथ ही वे भूत क्षेत्र में कहीं भूमिगत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ एक भूमिगत गुफा है और भूमिगत गुफा में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसकी आंखें तेज हैं। वह ताओवादी शैली में क्रॉस लेग बैठा है, हाथों पर मुहर लगाए हुए है और चुपचाप किसी प्रकार का पाठ कर रहा है।
मंत्र का। उसके सामने एक ताबूत था और ताबूत में 20 साल की एक महिला लेटी हुई थी जो बर्फ में जमी हुई थी। इतना ही नहीं, ठीक सामने टेबल पर एक अजीब सा टैबलेट भी रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि यह टैबलेट फट गया है और दरार से बड़ी मात्रा में यिन क्यूई निकल गई है। समय समय पर इसमें से भयानक बुरी आत्माएं उड़ती रहती हैं बाहर। ये बुरी आत्माएं बाहर आने के बाद तुरंत अधेड़ उम्र के पुरुषों पर हमला कर देती हैं। दुष्ट आत्माएं उन सभी जीवित लोगों पर हमला करेंगी जिन्हें वे देखेंगे। लेकिन जब दुष्ट आत्मा ने अपने सभी दांतों और पंजों के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर हमला किया तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाथ में अस्पष्ट बौद्ध मोतियों की एक माला अचानक चमकदार बुद्ध प्रकाश के साथ फूट पड़ी। बुद्ध के प्रकाश ने दुष्ट आत्मा पर प्रहार किया, जिससे दुष्ट आत्मा पीड़ा से चिल्लाने लगी। ऐसा लगता है कि यह अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप जो पढ़ रहा है वह ताओवादी मंत्र नहीं बल्कि बौद्ध धर्मग्रंथ हैं। उनके हाथ में मौजूद माला भी बौद्ध वाद्य यंत्र हैं। तो वह एक बौद्ध अजनबी है। मेरे सामने का दृश्य कुछ आत्माओं को बुलाने जैसा लग रहा है। लाशें, संरचनाएं, धर्मग्रंथ, पाताल की दरारें, सब मिलाकर यह पाताल से मृतकों को बुलाने जैसा है। जिस दुष्ट आत्मा को अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घायल किया था उसने दोबारा उस पर हमला नहीं किया बल्कि भूमिगत मार्ग के साथ जमीन पर चली गई। यहाँ से एक से बढ़कर एक बुरी आत्माएं निकली हैं। वर्तमान में लगभग 3 बुरी आत्माएं भूतलोक में यात्रा कर रही हैं। इंसानों की दुनिया में आना उनके लिए जेल से भागने जैसा है। सड़क असामान्य रूप से शांत थी। अन्य कोई आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनी जा सकती थी। ये बहुत शांत था। शोर शराबे वाले शहर में ये बहुत ही असामान्य था। हे। जैसे ही झाओ यी और अन्य लोग सड़क से गुजर रहे थे उन्होंने खौफनाक हंसी की आवाजें सुनी जिससे उनका दिल अनायास ही ऊपर उठ गया। ये किसी दूसरी सड़क पर नहीं था। गश्त पर निकले कई अजनबी अचानक तेज हवा की चपेट में आ गए। उन्होंने तुरंत अपना बचाव किया लेकिन फिर भी उन्हें दूर फेंक दिया गया। कई लोग तो इतने भ्रमित हो गए कि काफी देर तक उठ ही नहीं पाए। धिक्कार है, कुछ तो गड़बड़ है। तियानजियाटों का एक कर्मचारी अधिक शक्तिशाली था। दूर फेंके जाने के बाद वह मजबूती से जमीन पर गिरा। उसी समय उसने एक जादू निकाला और उसे बुरी हवा की दिशा में चला दिया। ये तावीज़ स्पष्ट रूप से लक्ष्य पर लगे लेकिन तावीज़ एक पल में भूत की आग की धारा से जल गए और फिर खून से लथपथ एक आकृति धीरे धीरे उभरी। हा, ताओवादी पुजारी, यह अफसोस की बात है कि वह बहुत कमज़ोर है। लाल रंग की दुष्ट आत्मा ने व्यंग्य किया और उन पर फिर से हमला किया। ये दुष्ट आत्मा उस दुष्ट आत्मा जितनी शक्तिशाली नहीं थी जिसका सामना सू यून ने पहले किया था, क्योंकि वह अभी अंडरवर्ल्ड से भाग निकली थी। इससे पहले कि वह किसी को खा पाता वह बाहर आ गया। अन्य लोगों के उठने के बाद उन्होंने तेजी से एक के बाद एक जादुई हथियार निकाले। ये जादुई हथियार विभिन्न प्रकार के थे लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी जादुई हथियार थे जो बुरी आत्माओं से रक्षा कर सकते थे। ताकत की कमी को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह इसे पूरा करने के लिए केवल जादुई हथियारों का उपयोग कर सकती थी। जब बुरी आत्मा ऊपर उठी तो एक महिला कर्मचारी ने तुरंत एक कांस्य दर्पण निकाला और उसकी ओर देखा और एक सुनहरी रोशनी हवा में भर गई और उस पर गिरी। दुष्ट आत्मा के शरीर पर। दुष्ट आत्मा ने एक तीखी चीख निकाली और फिर गायब हो गई। वह मरा नहीं था, बस छिपा हुआ था। ये कुछ लोग पर्याप्त मानवीय नहीं थे और यह नहीं देख सकते थे कि दूसरा पक्ष कहाँ है। जब तक दुष्ट आत्मा दोबारा कार्रवाई नहीं करती वे दूसरे पक्ष को पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं। निशान, धिक्कार है, ये फिर से छिपा हुआ है। अगर यह बुरी आत्मा बाहर नहीं निकली तो क्या हमें हर समय यही नहीं रहना पड़ेगा? कई लोग एक के बाद एक जादुई हथियार रखते थे और लापरवाही से हिलने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि जब वे अंदर आए तो उन्हें पता था कि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। जब वे अभी मिले तो वे चकित रह गए। इससे पता चलता है कि यदि वे अकेले होते तो एक दूसरे को हराना असंभव होता। एक बुरी आत्मा से निपटने के लिए जीतने की तो बात ही छोड़ दें, कम से कम जादुई हथियार रखने वाला इस स्तर का एलियन मुश्किल से इसका सामना कर सकता है। सौभाग्य से उनके आने से पहले ही सभी जादुई हथियार तैयार कर लिए गए थे। यदि आपके पास कोई जादुई हथियार नहीं है तो आप उसके सामने आने पर मर जाएंगे। अगर दुश्मन नहीं हट सकता तो मैं भी नहीं हटूंगा। यही एकमात्र रास्ता है। अरे मिस्टर झाओ, आपको जल्दी करनी होगी, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी जोखिम। ये लोग अपनी जान को लेकर बहुत चिंतित थे। झाओ ये इस समय कुछ लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके हाथ में कंपास जैसा कुछ था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह चीज़ बुरी आत्माओं की दिशा का पता लगाने में सक्षम थी। यिन और यांग के बीच अंतर ढूंढने का काम उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। अब उसे पाताल लोक से ठिकाना ढूंढना था। जो बुरी आत्मा बच जाती है उसे नष्ट कर देना चाहिए। हालांकि यह भूत लोक बहुत हानिकारक है, ये बुरी आत्माओं की गतिविधियों के दायरे को भी सीमित करता है। हालांकि अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो भूत क्षेत्र का क्षेत्र और बड़ा होता जाएगा। आज का भूत क्षेत्र कल की तुलना में बहुत बड़ा है, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था।
एक अन्य टीम को एक बहुत ही क्रूर दुष्ट आत्मा का सामना करना पड़ा और एक मुठभेड़ में 3 त्यानजियाटों कर्मचारियों को मार डाला। इस अंधेरी दुष्ट आत्मा ने 3 भ्रामक आकृतियों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अंत में उन्हें अपने मुंह में भर लिया और अन्य 3 लोगों के सामने उनके साथियों की आत्माओं को जीवित खा लिया। तुम बुरे हो, नरक में जाओ। जब एक विश्व प्रसिद्ध सी लेवल एलियन ने यह दृश्य देखा तो उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और आड़ू की लकड़ी की तलवार से दुष्ट आत्मा पर वार किया, लेकिन दुष्ट आत्मा ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। भूतिया ऊर्जा की एक धारा फूट पड़ी जिसने सीधे उसके जादुई हथियार को तोड़ दिया। ये दुष्ट आत्मा इतनी क्रूर थी कि 3 जीवित लोगों के चेहरे काफी बदल गए। उन्होंने अलग अलग इसलिए खोजा क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस जगह पर कितनी बुरी आत्माएं हैं। यदि उन सभी को एक साथ रखा जाए तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उन्हें छिपा देगा। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। धिक्कार है इस स्तर की दुष्ट आत्मा। हम इससे कैसे निपट सकते हैं? सी लेवल के इस अजनबी को लगा कि वे तीनों बर्बाद होने वाले हैं। जी, दुष्ट आत्मा ठंडे स्वर में मुस्कुराई और फिर शेष 3 लोगों की ओर तैरने लगी। वे तीनों पीछे हटते रहे। यदि कोई अधिक शक्तिशाली ताओवादी स्वामी उन्हें बचाने के लिए नहीं आए तो संभवतः उन तीनों को भी दूसरे पक्ष द्वारा जिंदा खा लिया जाएगा। काले रंग की दुष्ट आत्मा ने हाथ उठाया और उन तीनों को पकड़ लिया। एक अदृश्य चूषण बल उन तीनों की ओर खींचा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन तीनों ने अपनी आधी चेतना खो दी हो। उनकी आत्माओं को एक क्रूर शक्ति द्वारा खींच लिया गया और शरीर से अलग करना शुरू कर दिया गया। उनकी आत्माओं को इस आदमी ने जीवित बाहर खींच लिया और काले रंग की बुरी आत्मा की ओर तैरने लगे। धिक्कार है, ये बहुत मजबूत है। ये बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं है। ये खत्म हो गया। इस सी लेवल एलियन का उसकी पूरी ताकत से विरोध करना बेकार था। लेकिन इसी समय काले कपड़े पहने दुष्ट आत्मा के सिर के ऊपर गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। काले कपड़े पहने दुष्ट आत्मा ने सहजता से पीछे मुड़कर देखा। जब उसने देखा तो उसने सुनहरी गड़गड़ाहट और बिजली को अपनी ओर गिरते देखा। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ और उसने उससे बचना चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुरी आत्मा की भयावह दृष्टि से सुनहरी गड़गड़ाहट सीधे उस पर गिरी। रात के आकाश में चीखें गूंज उठीं। त्यानजियाटों के 3 कर्मचारी जिनकी आत्माएं लगभग बाहर निकल चुकी थीं, एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उनकी आत्माएं उनके शरीर में लौट आईं और फिर उन्होंने अपने सिर के ऊपर नजर डाली। मैंने एक महिला को लंबे बालों के साथ हवा में तैरते हुए देखा जिसके हाथ में एक जादू था। लैफा ईविल ब्रेकिंग गॉड थंडर। सू यून ने इस बार जिस गड़गड़ाहट पद्धति का उपयोग किया वह विशेष रूप से शक्तिशाली बुरी आत्माओं को लक्षित करने के लिए डिजाइन की गई थी। ये 5 तत्वों यांग लेई से अधिक शक्तिशाली था। काले कपड़े पहने दुष्ट आत्मा सुनहरी गड़गड़ाहट से फंस गई थी और उसके शरीर पर भूत की ऊर्जा लगातार खत्म हो रही थी और उसकी ताकत लगातार कम हो रही थी। काले कपड़े पहने दुष्ट आत्मा ने अपना सिर उठाया और चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ सू यून की ओर देखा। यह अविश्वसनीय है कि इस युग में ऐसे शक्तिशाली अभ्यासकर्ता हैं। दुष्ट आत्मा सू यून से बड़बड़ाए। इतना कहने के बाद उसका भूतिया शरीर फट गया और उसकी आत्मा चली गई। इस झटके ने दुनिया के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। उनमें से 6 लोग बुरी आत्मा से निपटने में पूरी तरह से असमर्थ थे और उनके सामने वाला व्यक्ति एक ही चाल में मारा गया। हालांकि यह मत सोचिए कि सू यून इसे आसानी से ले रही है। अभी हमले में उसकी कम से कम 50% शक्ति का उपयोग हुआ और इसने उसके मन की भी बहुत खपत की। 10,000 साल पहले की दुष्ट विनाशकारी दिव्य गड़गड़ाहट स्वर्ण अमृत क्षेत्र से संबंधित एक जादू है। इसका उपयोग नींव निर्माण अवधि के दौरान भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं अभी बहुत अधीर था। अगर मैं साधारण बिजली की तकनीक का उपयोग करूं तो मैं इन 3 लोगों को नहीं बचा सकता। यह मिस सू है। उन तीनों ने तुरंत सू यून को पहचान लिया। सू यून भी उन तीनों के सामने आसमान से उतरी। उसके हाथ के एक झटके से प्राचीन तलवार तियानी मोती से उड़ गई। फिर उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और शून्य में खींच लिया। अंतरिक्ष में एक छेद खोला गया जिससे भूत क्षेत्र के बाहर की दुनिया का पता चला। बेशक ये सिर्फ सू यून द्वारा अवरोध को तोड़ना था, वास्तव में जगह को तोड़ना नहीं। इन 3 लोगों के शव ले लो और भूत लोग छोड़ दो। अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ तुम यहाँ मरने के लिए आए हो। मुझे नहीं पता कि श्री झाओ क्या सोच रहे हैं, सू यून ने भौहें चढ़ाकर कहा। उसने पहले ही झाओ ई को याद दिला दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ ई अभी भी इतने सारे सामान्य लोगों को बुलाएगा। क्या ये दुष्ट आत्माओं को भोजन देना नहीं है? धन्यवाद मिस सू। उन तीनों ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया, फिर अपने 3 साथियों के शव उठाए और भूतलोक से चले गए। उनके जाने के बाद अवरोध फिर से बंद कर दिया गया और सू यून ने अन्य बुरी आत्माओं की तलाश के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बुरी आत्माओं के स्थान को महसूस करने के बाद सू यून तुरंत उड़ गई और उस क्षेत्र में उड़ गई जहां बुरी आत्माएं सक्रिय थीं। सू यून ने कुछ नजरें डाली और सुनिश्चित किया कि उनमें कुछ भी गलत नहीं है। उसने कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई। उसने जमीन पर एक निश्चित स्थान पर ताला लगा दिया।
जब वह अभी अभी जमीन पर उतरी तो उसने जमीन की जांच करने का अवसर लिया। इसका जिक्र मत करो, वास्तव में अंदर ही अंदर एक समस्या है। लेकिन जैसे ही सू यून जमीन पर हमला करने वाली थी, किसी ने पहले हमला किया। इस भूथा भूमि के मध्य में एक सड़क के बीच में मैंने फैंग लैनलान को जमीन पर लेटे हुए देखा, जैसे कि कुछ महसूस हो रहा हो। कुछ देर तक सुनने के बाद वह कुछ निश्चिंत हो गई, फिर खड़ी हो गई और फिर अपनी छोटी मुट्ठी उठाई। एक साधारण मुक्का जमीन पर लगा। ऐसा लग रहा था कि इस मुक्के में ताकत का कोई एहसास नहीं है, लेकिन अगले ही पल एक विनाशकारी शक्ति ने सीधे सीमेंट की सड़क को तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था मानो जमीन पर तोप का गोला गिरा हो और वह ढहने लगी हो। जमीन ढहते ही फैंग लैनलान कूद पड़े। वह उठा और बगल वाली छत पर उतरा। फैंग लैनलान के मुक्के से प्रभावित क्षेत्र परत दर परत टूट गया था। न केवल सीमेंट टूट गया था, बल्कि नीचे की मिट्टी भी ढह रही थी। इस लड़की की नज़रों में ये खौफनाक मंजर बेहद सुकून और शांति वाला लग रहा था। जल्द ही 3 से 4 मीटर व्यास वाला एक ढहने वाला क्षेत्र जमीन पर गिर गया और यह छेद भूमिगत आयु वर्ग के व्यक्ति के सिर के ठीक ऊपर प्रतीत हुआ। उस आदमी ने भी ऊपर की हलचल को देखा और वह भौंचक्का रह गया। क्या आप अभी भी पाए गए हैं? ऐसा लगता है कि एलियन बयूरों के ताकतवर लोग यहाँ हैं। अधेड़ उम्र का आदमी बुदबुदाया और फिर उसका ध्यान सामने जमी हुई लाश की ओर गया। एक नज़र देखने के बाद उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप मंत्र पढ़ता रहा। जब फैंग लैनलान, जो उसके ऊपर थी, को यकीन हो गया कि उसके मुक्के ने उसका लक्ष्य हासिल नहीं किया है, तो उसने फिर से हमला करने के लिए तैयारी की। वह भूमिगत गुफा तक पहुंचने के लिए क्रूर बल का उपयोग करने जा रही थी, जहां जमीन से अधेड़ उम्र का आदमी था। ये वास्तव में वर्तमान में सबसे सरल और अपरिष्कृत विधि है। प्रवेश द्वार ढूंढना समय की बर्बादी होगी। लेकिन जब फैंग लैनलान फिर से कार्रवाई करने वाली थी, तो उसे कुछ नोटिस हुआ और वह अचानक गायब हो गई। जब वह दोबारा सामने आई तो वह पहले ही दूसरे व्यक्ति के सामने आ चुकी थी और उसे मुक्का मारकर बाहर कर दिया। हालांकि उसका मुक्का दूसरे हाथ की नाजुक हथेली में गिर गया और रुक गया। बुरा नहीं, छोटी बहन, तुम काफ़ी शक्तिशाली हो। मैंने अब तक जितने भी एलियन देखे हैं उनमें तुम सबसे शक्तिशाली हो। सू यून ने आश्चर्य से अपने सामने सफ़ेद पोशाक पहने लंबे काले बालों वाली लड़की को देखा। फैंग लैनलान की स्पष्ट अभिव्यक्ति थोड़ी आश्चर्यचकित करने वाली लग रही थी। उसने अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा और फिर अपनी मुट्ठी की ओर देखा, जो प्रतिद्वंद्वी की हथेली में गिरी थी। उसकी भुजाएं स्पष्ट रूप से बल लगा रही थीं, इसलिए वे कांप रही थीं, लेकिन दूसरा पक्ष निश्चल रहा। आप अभी आकाश से आए पक्षी मानव हैं, है ना? फैंग लैनलान ने पूछा। बर्डमैन शब्द ने सू यून को अवाक कर दिया। छोटी बहन, जिनके पंख हैं वे पक्षी हैं। आपका वर्णन बहुत अनुचित है। मेरी बहन थोड़ी नाखुश है। सू यून के ये कहने के बाद वह अचानक प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी पकड़ ली और लड़की को जोरदार झटके से दूर फेंक दिया। ये 10 मीटर से अधिक दूर था, लेकिन लड़की बहुत लचीली थी। वह कई बार हवा में घूमी और तेजी से सामने वाले घर पर जा गिरी। ये दुर्लभ है सू यून। ये छोटी लड़की एक खजाना है। भले ही ये 10,000 साल पहले की बात हो, वह अभी भी एक शीर्ष साधना प्रतिभा होगी। वह एक जन्मजात आध्यात्मिक शरीर है और इसकी नींव लगभग आधी अधूरी है। सू रुइन सू यून के कमरे में दिखाई दी। उसके बगल वाला व्यक्ति बुदबुदाया। जैसे ही सू रुइन बाहर आई, फैंग लैनलान ने विपरीत दिशा में एक नई दुनिया की खोज कर ली। उसने सू रुइन की ओर इशारा किया और गंभीरता से कहा, महिला भूत, तुम्हें अवश्य ही एक महिला भूत होना चाहिए। जब सू यून ने फैंग लैनलान को ये कहते हुए देखा तो उसे पता चला कि दूसरे पक्ष ने सू रुइन को देखा था और वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। कोई रास्ता नहीं, ये छोटी लड़की तुम्हें देख सकती है? सू यून ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन सू रुइन को नहीं लगा कि कुछ भी अजीब है। जन्मजात आत्माएं उन चीज़ों को देख सकती हैं जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह मुझे देख सकती है। आखिरकार मैं अभी भी एक ऊर्जा शरीर हूँ। लेकिन यह मत सोचिए कि यह छोटी लड़की वास्तव में एक बववा है। वह आपसे बहुत बड़ी है, कम से कम 100 साल से अधिक की है। सू रुइन ने कहा। सू यून थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। आपकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। क्या आपने यह नहीं कहा था कि इस युग में अमर कृषकों का जन्म होना असंभव है? सू यून ने पूछा। ये सिर्फ इतना है कि खेती करने वाले पैदा नहीं हो सकते हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि असाधारण प्रतिभा वाले लोग पैदा नहीं हो सकते हैं। वैसे सू यून, यदि आप तेजी से अभ्यास करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उसे छीन लें और फिर उसे हर दिन अपने पास रखें और उसके शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू करें। इस छोटी लड़की के शरीर में संग्रहित आध्यात्मिक ऊर्जा आपके लिए नींव निर्माण के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। सू रुइन ने सू यून को एक और अच्छी बात बताई। जन्मजात आध्यात्मिक शरीरों के मालिकों को जानबूझकर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं है। उनका शरीर स्वचालित रूप से इसे अवशोषित कर लेगा और इसका कोई अंत नहीं है। वे हमेशा शरीर में रह सकते हैं।
इस छोटी लड़की की उम्र 100 साल से अधिक है और उसके शरीर में 100 साल की आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित है। यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरी पार्टी एलियन ब्यूरो द्वारा भेजी गई थी। ऐसा लगता है कि वह इस तरह का काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जब से सू रुइन ने ऐसा कहा है, उसे इस 100 वर्षीय लड़की को अपने पास रखने का एक तरीका खोजना होगा। अरे छोटी बहन, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं यहाँ एलियन ब्यूरो में आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम सू यून है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने मेरे बारे में सुना है? सू यून ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब फैंग लैनलान ने सू यून को ये कहते हुए देखा तो उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और ऐसा लगा कि वह सोच रही थी कि सू यून कौन थी और उसे तुरंत जवाब मिल जाएगा। ओह, आप परेशानी का स्रोत हैं जो विदेशी दुनिया को बेचैन कर देता है, फैंग लैनलान ने फिर कहा। बस इस महिला ने जो कहा उससे सू यून हंसना चाहती थी लेकिन अवाक रह गई। पहले वह एक बर्डमैन थी और अब वह कुछ परेशानी का कारण बन गई है। ऐसा लगता है कि इस छोटी लड़की की आत्मा में कुछ गड़बड़ है। उसके पास 3 आत्माएं और 7 आत्माएं हैं। उसके पास केवल 3 आत्माएं हैं लेकिन 7 आत्माएं नहीं हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक जीवित व्यक्ति की तरह नहीं दिखती है, सू रुइन ने जोड़ा। जब सू यून ने यह सुना तो वह समझ गई कि उसके सामने फैंग लैनलान की आत्मा अधूरी थी। 7 आत्माएं न होने का अर्थ है कोई भावनाएं या भावनाएं न होना। दूसरे शब्दों में, भले ही आप उसकी बाँह काट दें फिर भी वह शायद परेशान नहीं होगी। मानव निर्मित, सू यून ने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? अधूरी आत्मा के कई कारण होते हैं। सू रुइन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि फैंग लैनलान ने देखा कि सू यून ने उसे लंबे समय तक नज़रअंदाज किया, इसलिए उसने फिर से बात की। अरे वहाँ पर संकट है, क्या आप नीचे उस आदमी से निपटना चाहते हैं? हम एक साथ काम क्यों नहीं करते, चीज़ों को जल्दी खत्म करते हैं और इसे एक दिन कहते हैं। वह थोड़ा गहरा छिपा हुआ है, फैंग लैनलान चिल्लाया। सू यून को फैंग लैनलान का लहजा बहुत पसंद नहीं आया। हालांकि वह जानती थी कि दूसरी पार्टी ऐसी थी क्योंकि उसके पास 7 आत्माएं नहीं थीं, फिर भी उसे यह पसंद नहीं आया। मैं हेलो नहीं कहता लेकिन हेलो कहता रहता हूँ। ये बहुत अभद्र व्यवहार है। आप मुझे मिस्सू कह सकते हैं लेकिन आप मुझे हेलो नहीं कह सकते। सू यून ने उसे ठीक किया। फैंग लैनलान थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है सू यून, चलो एक साथ इस गड्ढे पर हमला करें। सू यून के मुंह का कोना जोर से हिल गया, फिर उसने एक गहरी सांस ली और अचानक उड़ गई काश में। एक उल्कापिंड की तरह फैंग लैनलान द्वारा पहले बनाए गए छेद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं इसे फिर से कहना चाहता हूँ, आप मुझे मिस यू कह सकते हैं, लेकिन आपको मुझे मेरे नाम से बुलाने की अनुमति नहीं है। दूसरे लोगों का नाम सीधे तौर पर बुलाना बहुत ही अभद्र व्यवहार है। सू यून को थोड़ा सा बाल लग रहा था, लेकिन वह इस तरह के शीर्षक मुद्दे से क्यों जूझती रहती है? क्योंकि सू यू की याददाश्त उसकी कुछ अनुभूतियों को प्रभावित कर रही है। बूम बूम बूम, गर्जना की आवाज़ें गड्ढे से हवा में भर गईं और अंततः एक अनंत विनाशकारी शक्ति में बदल गईं जो सभी दिशाओं में फैल गईं। जमीन दरकने लगी और फैलाव बहुत तेजी से हुआ। सू यून के प्रहार से लगभग 100 से अधिक लोग नष्ट हो गए। 1 मीटर के दायरे में जमीन हिल गई थी और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। दरारें फैलने के बाद धीरे धीरे ढह गईं और 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी घर जमीन में धंस गए। सबसे भयावह बात यह है कि आसपास की कुछ ऊंची इमारतें भी हिलने लगीं और अंततः जमीन धंसने से ढह गईं। यह आंदोलन बहुत बड़ा था। यदि इसे भूतलोक की शक्ति द्वारा अवरुद्ध नहीं किया गया होता तो ये फिर से बड़ी खबर होती। जमीन के नीचे की गुफा भी कांप रही थी और जोर जोर से हिल रही थी। बीच वाला आदमी बदसूरत लग रहा था और वह गिरने वाला था। यहाँ कौन है? क्या ये मास्टर चुनयांग है? असंभव, वह इतनी छोटी सी बात के लिए व्यक्तिगत रूप से कैसे आ सकता है? अरे ये बस थोड़ा सा करीब है, बस थोड़ा सा करीब है। यह अनुचित कैसे हो सकता है? अगर आप मुझे मेरा लक्ष्य हासिल नहीं करने देंगे तो मैं भी आपके लिए इसे मुश्किल बनाना चाहता हूँ। यह आदमी अचानक खड़ा हुआ और उसने एक विशेष जादुई हथियार निकाल लिया। ये जादुई हथियार ऑर्किड की महिमा से भरा हुआ था और अंतरिक्ष के दूसरी ओर अंडरवर्ल्ड में मरे हुए लोगों को किसी प्रकार की आह्वान करने वाली शक्ति महसूस होती थी और फिर वे पागलपन से बुलाने वाली शक्ति के स्रोत की ओर दौड़ पड़ते थे। ऐसा लगता है कि यह अधेड़ उम्र का आदमी अंडरवर्ल्ड से लेकर भूतों के दायरे तक सभी मरे लोगों को लुभाना चाहता है। उनमें से बहुत सारे हैं। एक बार जब उन्हें फुसलाया गया तो सू यून भी उन्हें रोक नहीं पाएगी। तब तक जियांगजू शहर शायद रात में चलने वाले 100 भूतों का दृश्य होगा। हालांकि यह आदमी थोड़ा देर से आगे बढ़ा। उसके ऊपर की चट्टान अचानक टूट गई और एक आकृति आसमान से गिरकर गुफा में जा गिरी। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से सू यून था। सू यून के उतरने के बाद उसने बस प्रतिद्वंद्वी पर नज़र डाली और तुरंत प्रतिद्वंद्वी के जादुई हथियार को मार गिराया। जब जादुई हथियार को नष्ट कर दिया गया तो बुलाने की शक्ति भी गायब हो गई। सू यून के गिरने के बाद फैंग लैनलान भी गिर गए।
बहुत बढ़िया, मुझे कार्रवाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। गिरने के बाद फैंग लानलान ने भावहीन होकर प्रशंसा की। अधेड़ उम्र का आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि उसके पीछे चुनियांग जनरेन नहीं बल्कि दो अनजान लड़कियां पड़ी थीं। सू यून ने बस इस जगह के लेआउट पर एक नज़र डाली और जान लिया कि क्या हो रहा है। यह आत्मा को बुलाने वाली सरनी थी। उसके सामने अधेड़ उम्र का आदमी मृत आत्माओं को वापस बुलाने के लिए आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था, जिसे वह अंडरवर्ल्ड से जीवित दुनिया में ढूंढना चाहता था। लेकिन वास्तव में, भले ही यह विधि आत्मा को वापस ला सकती है, फिर भी वह एक मृत आत्मा ही है। किसी मृत आत्मा का सचमुच पुनर्जीवित होना असंभव है, इसलिए यह महज एक व्यर्थ प्रयास है। आत्मा को बुलाने वाली सरनी, यह अफसोस की बात है। क्या आपको नहीं लगता कि इस महिला को बचाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना आपके लिए बहुत भोलापन है? सू यून ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि सू यून वास्तव में सोल कॉन्ज्यूरिंग फॉर्मेशन को जानता था। आपको पता होना चाहिए कि यह चीज़ लगभग एक खोई हुई संरचना है। उसे भी ये दुर्घटनावश प्राप्त हुआ और वह अभी भी अधूरा था। मेरे सामने जो अधेड़ उम्र का आदमी है, वह साधारण नहीं है। उसका नाम ली क्विंगजियाओ है। वह एक सन्यासी और सनरेन है। उन्होंने बौद्ध धर्म, ताओवाद और मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। वह बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। वह निश्चित रूप से एक्स लेवल में प्रथम श्रेणी का पावरहाउस है। उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। ताबूत में जमी हुई महिला उसकी बेटी थी, जिसकी लाइलाज बीमारी से मौत हो गई थी। ली क्विंगजियाओ ऐसी इकलौती संतान थी। हालांकि वह जानता था कि जीवन और मृत्यु को उल्टा नहीं किया जा सकता, फिर भी वह अपनी बेटी को अंडरवर्ल्ड से वापस लाने की कोशिश करने से खुद को नहीं रोक सका। ली क्विंगजियाओ विमान में धीरे धीरे ठीक हो रहे अंतर को देखकर असहाय लग रहे थे। सू यून ने उसे रोका और स्वाभाविक रूप से जारी नहीं रख सका। धीरे धीरे दोनों तलों के बीच का अंतर ठीक हो गया और बाहरी दुनिया में भूत क्षेत्र का दायरा कम होने लगा। जो बुरी आत्माएं झाओ यी और अन्य लोगों से उलझी हुई थीं, वे यह महसूस करने के बाद भागना चाहती थीं कि भूत का क्षेत्र गायब होने वाला है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि झाओ यी और अन्य लोगों को इस बुरी आत्मा को भागने देना असंभव था। उनमें से 1 दर्जन से अधिक ताओवादी अजनबियों ने उसे घेरने के लिए राक्षस सीलिंग सरनी का उपयोग किया। वह लाल रंग की दुष्ट आत्मा बच नहीं सकी। एक बार जब रात बीत गई और दिन आ गया, तो उसके पास यांग क्यूई द्वारा मिटा दिए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इसी समय कहीं से एक विशेष छिपा हुआ हथियार फूट पड़ा। इस छिपे हुए हथियार में एक विशेष शक्ति थी और इसने गठन पर प्रहार किया। संरचना ने तुरंत एक छेद खोल दिया और लाल कपड़े पहने दुष्ट आदमी ये देखकर लिंग तुरंत संरचना में दरारों के साथ उड़ गया और झाओ यी और अन्य लोगों की दृष्टि से गायब हो गया। धिक्कार है, क्या हो रहा है? कौन, किसने गुप्त रूप से संरचना को तोड़ दिया? झाओ यी गुस्से से चिल्लाया। ये लाल वस्त्रधारी दुष्ट आत्मा भाग निकली और उसे रोकना कठिन होगा। इसके अलावा उन्होंने पाया कि भूत क्षेत्र गायब हो गया था, जिसका मतलब था कि यिन और यांग क्षेत्र के बीच का अंतर ठीक हो गया था। परंतु यदि कोई दुष्टात्मा निकल जाए तो बड़ी मुसीबत। जहां तक चेनलॉन्ग की बात है, उसने पहले ही बुरी आत्मा को दबा दिया था। उसके हाथ में तांबे की लौकी थी और लौकी पागलों की तरह काम रही थी। संघर्ष करना बंद करो, भूत लोग गायब हो गया है। तुम वापस नहीं जा सकते और मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। चेनलॉन्ग ने लौकी पर हाथ से सील लगाए और लौकी ने तुरंत कांपना बंद कर दिया। जहां तक सू यून की बात है, ली क्विंगजियाओ अभी भी उन दोनों का सामना कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सू यून का कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। छोटी बहन, कार्रवाई करने की बारी आपकी है। आप एलियन ब्यूरो से हैं, ठीक है? मैं नहीं हूं। मैंने इस आदमी को ढूंढने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की है। सू यू कुछ कदम पीछे हट गईं और अगला कदम शो देखना था। फैंग लानलान ने सिर हिलाया, फिर ली क्विंगजियाओ के पास गए और गंभीरता से कहा, अंकल, आपने पराई दुनिया के नियमों का उल्लंघन किया है। मैं आपको सजा दिलाने के लिए वापस ले जाऊंगा। आत्मसमर्पण कर दीजिए। ये फैंग लानलान बहुत दिलचस्प है। वह हानिरहित दिखता है, लेकिन जब वह बात करता है तो वह बहुत दबंग होता है और ऐसा लगता है कि वह ली क्विंगजियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। ली क्विंगजियाओ भ्रमित थे। उसने सू यून को देखा जो पीछे हट रही थी, और वह थोड़ा भ्रमित हुआ कि ये दोनों महिलाएं कहाँ थीं। ऐसा लगता है कि मैं कई सालों से परग्रही दुनिया में नहीं गया हूँ। किसी में भी मुझसे ये कहने की हिम्मत नहीं है। मैंने ऐसा किया, लेकिन अगर आप मुझे पकड़ना चाहते हैं तो यह इस पर निर्भर करता है कि आपके पास क्षमता है या नहीं। ली क्विंगजियाओ ने थोड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अगर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हें मौके पर ही मार दिया जाएगा। फैंग लानलान के ये कहने के बाद उन्होंने अचानक कार्रवाई की। लेकिन दुश्मन कमज़ोर नहीं है। जैसे ही फैंग लानलान गायब हुआ, वह भी गायब हो गया। जब वह दोबारा सामने आया तो वह पहले ही एक दूसरे से टकरा चुके थे। ली क्विंगजियाओ की मुट्ठी फैंग लानलान की मुट्ठी से मिली।
मौके के बाद लिक्विंगजिया तुरंत 5 या 6 कदम पीछे हट गई, फिर स्थिर होकर खड़ी हो गई और अपनी मुट्ठी भींच ली। ये बहुत बड़ी ताकत है। ये बहुत डरावना है। केवल एक झटके से लिक्विंगजियाओ को पता चल गया कि उसके सामने कमजोर दिखने वाली लड़की बहुत मजबूत थी, शायद उससे भी ज्यादा मजबूत। जब वह गंभीर होने वाला था, लिक्विंगजियाओ ने एक गहरी सांस ली और उसी समय उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां आधी सूज गईं और वह बहुत बड़ा हो गया। अरे, शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक। सू यून ने फिर कुछ नया देखा। यह एक ऐसी विधि है जिसे केवल शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये गुप्त तकनीकों की श्रेणी में आता है। यह एक निश्चित अवधि के भीतर किसी की ताकत और गति को एक स्तर या कई स्तरों तक बढ़ा सकता है। लेकिन फैंग लैनलान फिर भी नहीं डरे और उन्होंने एक और हमला किया। ऐसा लग रहा था कि लिक्विंगजियाओ का भागने का कोई इरादा नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा को बुलाने वाली योजना विफल हो गई थी और उसका दिल टूट गया था। सम्मन सरणी मृत्यु के 3 दिनों के भीतर प्रभावी होनी चाहिए। आज दूसरा दिन हो चुका है। बाधित होने के बाद इसे दूसरी बार करने में बहुत देर हो चुकी है। धमाका। 2 लोगों की हमले की गति उस गति तक पहुंच गई है जिसे आम लोग नहीं पकड़ सकते। ऐसा महसूस होता है मानो लोहे की 2 गांठें लगातार टकरा रही हों। ये खत्म हो गया। क्या इसमें कोई गलती है? क्या इस पर बड़ी मिसाइलों से बमबारी की गई है? क्या यह इतना अपमानजनक है? मैं इसके लिए भुगतान कैसे कर सकता हूँ? झाओ यी ने अपने सामने उस क्षेत्र को देखा जिसे सू यून ने हराया था। यह ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिर रहा हो। इतने बड़े पैमाने पर हुए पतन और संपत्ति के नुकसान को छोटी संख्या से हल नहीं किया जा सकता है। एलियन ब्यूरो के अन्य लोगों के भाव भी उतने ही बदसूरत थे। किस तरह के हमले से ज़मीन इस तरह दिख सकती है? वैसे भी उनके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। कुछ देर बाद चेन लॉन्ग भी आए। यहाँ के हालात देखने के बाद उनके चेहरे पर काफ़ी गंभीरता थी। यह झाओ यी, क्या ये वास्तव में गैस पाइपलाइन विस्फोट नहीं है? चेन लॉन्ग ने पूछा। झाओ यी को नहीं पता था कि कैसे उत्तर दिया जाए, लेकिन इस समय 2 आकृतियां एक के बाद एक केंद्र में छेद से बाहर निकलीं। ये लिक्विंगजियाओ और फैंग लैनलान थे। उन दोनों के बैठने के लिए नीचे की जगह वास्तव में बहुत छोटी थी। युद्ध ऊपर आने के बाद उन दोनों ने बेहद जमकर लड़ाई की, लेकिन अब तक लिक्विंगजियाओ नुकसान में थे। ऐसा लग रहा था कि फैंग लैनलान मजबूत और मजबूत होता जा रहा है और उसने लिक्विंगजियाओ की छाती पर हथेली से प्रहार किया। लिक्विंगजियाओ ने तुरंत बौद्ध गोल्डन बॉडी तकनीक का इस्तेमाल किया, बचाव को मजबूत किया, लेकिन फिर भी बाहर कर दिया गया। एक के बाद एक मकान ढहते गए और फिर रुक गए, लेकिन लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। लैन, जल्दी करो और उसे वश में करो, कोई नुकसान मत पहुंचाओ। चेन लॉन्ग भी स्तब्ध होकर चिल्लाया। उसने सोचा कि यह लिक्विंगजियाओ के साथ फैंग लैनलान की लड़ाई के कारण हुई क्षति थी और उसे इसके लिए भुगतान करना होगा। मुझे पता है, लेकिन यह मैंने नहीं किया था। ये सू यून था जिसने ये किया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फैंग लैनलान ने शांति से जवाब दिया और सू यून भी नीचे से उड़कर जमीन पर आ गिरी। झाओ यी और अन्य लोग और भी बदसूरत लग रहे थे जब उन्होंने फैंग लैनलान को ये कहते हुए सुना कि इतनी बड़ी मात्रा में क्षति के लिए सू यून जिम्मेदार था। क्षति के इतने बड़े क्षेत्र को प्राप्त करना कितना शक्तिशाली होगा। मिस सू, आपने ये सब किया। झाओ यी ने सू यून के आने का इंतजार किया और उससे पुष्टि करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सू यून शांत दिखीं। कोई रास्ता नहीं है। सज्जन भूमिगत छिपे हुए हैं। अगर हम धीरे धीरे प्रवेश द्वार की तलाश करेंगे तो इसमें अधिक समय लगेगा और यह क्षेत्र इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता है, इसलिए मैं भूमिगत विस्फोट करने के लिए केवल थोड़ा बल का उपयोग कर सकता हूँ। खोलो, सू यून ने ईमानदारी से कहा। जब झाओ यी ने यह सुना तो उसके मुंह का कोना जोर से हिल गया और उसने मन ही मन सोचा, क्या इसका मतलब थोड़ी ताकत का उपयोग करना है? आपका हमला लगभग एक बड़े आकार के मिसाइल हमले जितना ही अच्छा है। ठीक है झाओ यी, घर को हुए नुकसान की तो बात ही छोड़िए, ये हमेशा लोगों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। मिस सू, कृपया अपना परिचय दें। मैं जियांगन रीजनल एलियन ब्यूरो का निदेशक चेन लॉन्ग हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत समय से सुना है। ये पहली बार है जब मैं आपसे मिल रहा हूँ। नमस्ते। चेन लॉन्ग सू यून के पास आए और अपना हाथ बढ़ाया। सू यून ने दूसरे व्यक्ति के हाथ की ओर देखा, फिर मुस्कुराए और अपना हाथ बढ़ाया, उसे धीरे से हिलाया और फिर जाने दिया। उनके सामने चेन लॉन्ग निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें शिष्टाचार के मामले में कोई दोष नहीं है। श्री चेन, नमस्ते। सू यून ने भी नमस्ते कहा। वह नहीं जानता था कि चेन लॉन्ग ने उसके सामने लड़की की ओर क्यों देखा। उसका स्वभाव एक महिला जैसा था, लेकिन जहां तक वह जानता था, सू यून एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से थी और वह पहले एक पुरुष लगती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से अलग दिखती थी। पसंद करना। मिस सू, सबसे पहले हमारा एलियन ब्यूरो आपको धन्यवाद देना चाहता है। मिस सू, यदि आपने कार्रवाई नहीं की होती तो मुझे डर है कि कल से आज तक 20 से अधिक लोग मारे गए होते। चेन लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा।
ये सही है, आखिरकार मैं भी जिया साम्राज्य से हूँ। वैसे निदेशक चेन, मैंने पूछने की स्वतंत्रता ली, क्या आप विदेशी मामलों के ब्यूरो उस लड़की की पहचान जानते हैं? सू यून ने अपनी परिधीय दृष्टि से फैंग लानलान की दिशा में देखा और पूछा। चेन लॉन्ग चौंका। जब उसने सू यून को फैंग लानलान का जिक्र करते देखा तो उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसे लगा कि सू यून ने जरूर कुछ देखा होगा। ये देखकर कि चेन लॉन्ग की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई, सू यून ने इसे नहीं छिपाया। मिस्टर चेन, आपको मुझसे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सम्मान के साथ, अगर मैं जियागुओ के लिए हानिकारक हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस लड़की के साथ मेरा बस कुछ झगड़ा हुआ था और मुझे उसके साथ कुछ समस्याओं का पता चला, इसलिए आपको इसे मुझसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है। सू यून मुस्कुराए। चेन लॉन्ग सू यून की आंखों में देखता रहा। ये देखकर कि सू यून की आंखें चमकीली और अचंभित थीं, उसे पता चल गया कि दूसरा पक्ष मजाक नहीं कर रहा था। ठीक है, ये सच है। उसका नाम फैंग लैनलान है। वह हमारे जियांगन की एक विशेष कर्मचारी है, क्षेत्र का विदेश मामलों का ब्यूरो। उसकी पहचान बेहद गोपनीय है। मैं केवल इतना जानता हूं कि वह डेक्सिया गणराज्य काल से थी। मैं विशेष विवरण नहीं जानता क्योंकि उसने कहा, मेरी उम्र उसकी उम्र की आधी भी नहीं है। चेन लॉन्ग ने समझाया। आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद श्रीमान चेन। वैसे क्या आप उसे बाद में मेरे साथ रहने दे सकते हैं? मेरे पास उसकी खोई हुई 7 आत्माओं को खोजने का एक तरीका हो सकता है, सू यून ने सुझाव दिया। इसके बाद सू यून को अपने पिछले जीवन की याददाश्त वापस आ गई। वास्तव में उसकी वाणी और व्यवहार में कुछ भी गलत नहीं था। आप इसे देख भी सकते हैं। चेन लॉन्ग आश्चर्यचकित था। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता है। वहाँ लड़ाई लगभग खत्म हो जानी चाहिए। हालांकि वह सज्जन बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मिस फैंग की तुलना में वह बहुत पीछे हैं। आप एलियन ब्यूरो इस सज्जन से कैसे निपटेंगे? सू यून ने उत्सुकता से पूछा। चेन लॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा होगा यदि ऐसा अजनबी देश की सेवा कर सके। हमें उसे सामान्य प्रशासन में भेजने की जरूरत है। जहां तक सवाल है कि उसे फांसी दी जाएगी या नहीं, ये हमारा निर्णय नहीं है, चेन लॉन्ग ने उत्तर दिया। फिर से देखें फैंग लानलान की तरफ। फैंग लानलान एक हाथ से ली किंगक्सियाओ की छाती को दबा रहा है। ली किंगक्सियाओ को दीवार के खिलाफ धकेल रहा है और उसे हिलने से रोक रहा है। अंकल, अब और विरोध मत करो, आप मेरे लायक नहीं हैं, फैंग लानलान ने गंभीरता से कहा। हालांकि ली क्विंगजियाओ फैंग लैनलान को नहीं हरा सके, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। यदि आप दूसरों की तरह कुशल नहीं हैं तो हार कर भी आप हार जाएंगे। वैसे मैं बहुत उत्सुक हूं कि कौन सी लड़की आपकी तुलना में अधिक शक्तिशाली है, ली क्विंगजियाओ ने उत्सुकता से पूछा। फैंग लानलान ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। मैं उसे हरा नहीं सकता, मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूं। फैंग लानलान के बोलने के बाद उसने ली क्विंगजियाओ को जाने दिया। ली क्विंगजियाओ वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि अगर वह किसी विकृत व्यक्ति से मिलता है और अकेले लड़ता है तो चेन लॉन्ग भी उसे हराने के लिए आश्वस्त नहीं हो सकता। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु से पहले अपनी पूरी ताकत से लड़ने में सक्षम होना एक आशीर्वाद है। ये जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। हा। ली क्विंगजियाओ जोर से हंसे, लेकिन अचानक उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और एक बड़ा कौर खून बाहर निकल गया। जब यह बाहर आता है तो इसकी जीवन शक्ति तुरंत गायब हो जाती है। उसने आत्महत्या कर ली। ली क्विंगजियाओ को पता था कि उसने गहरा पाप किया है और अब जब वह हार गया है तो उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। ओल्ड चेन, उसने आत्महत्या कर ली। फैंग लैनलान ने पुष्टि की कि ली क्विंगजियाओ ने आत्महत्या कर ली है। वह तुरंत चेन लॉन्ग को चिल्लाया। जब चेन लॉन्ग और अन्य लोगों ने यह सुना तो उनके भाव बदल गए। फिर वह तुरंत उस स्थान पर आया जहां ली क्विंगजियाओ और फैंग लानलान लड़ रहे थे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ली क्विंगजियाओ चेहरे पर मुस्कान लिए कोने में लेटे हुए हैं। सू यून ने बस एक नज़र डाली और जान लिया कि दूसरा पक्ष उसका दिल काटकर मर गया। चेन लॉन्ग आगे बढ़े और सामने वाले व्यक्ति को करीब से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह सामने वाले व्यक्ति को पहचान रहा है। आखिरकार दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और हो सकता है कि वे पहले भी मिले हों। ली क्विंगजियाओ, ये वह क्यों है? चेन लॉन्ग हैरान था। निदेशक, क्या आप उसे जानते हैं? झाओ ये भी दंग रह गए। ठीक है, उसी पीढ़ी के एक विदेशी ने शादी के बाद से विदेशी दुनिया में घूमना बंद कर दिया है। वह मूल रूप से शेनिक्सियाओ संप्रदाय के शिष्य थे। बाद में अधिक शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म और प्राचीन मार्शल आर्ट सीखी। वह अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वह एक मास्टर है, लेकिन वह ऐसा काम क्यों करेगा? यह उसके जैसा नहीं है। चेन लॉन्ग असमंजस में बुदबुदाया। क्योंकि वह मृत से भी अधिक जीवित है। हालांकि उन्हें उन निर्दोष लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ सकती है जिन्हें उसने मारा है। कई बार उन्हें एक एक्स लेवल एलियन के मूल्य पर विचार करना होगा। उसने नीचे आत्मा को बुलाने वाली एक सरणी स्थापित की। वहाँ एक ताबूत है और ताबूत में एक लड़की है।
उसने यिन और यांग स्तरों के बीच की खाई को तोड़ दिया, शायद लड़की की आत्मा को अंडरवर्ल्ड से वापस बुलाने के लिए। सू यून ने याद दिलाया। जब चेन लॉन्ग ने यह सुना तो उसने तुरंत झाओ यी को संकेत दिया। झाओ यी लड़की के ताबूत और शव को बाहर निकालने के लिए लोगों को तुरंत भूमिगत गुफा में ले गया। उन्हें उठाने के बाद एलियन ब्यूरो के लोगों ने लड़की के शरीर की जांच की। जानकारी पता चला कि लड़की ली क्विंगजियाओ की बेटी थी, जिसका एक सप्ताह पहले जियांगजू सिटी अस्पताल में ल्यूकेमिया का इलाज किया गया था। लड़की की पहचान जानने के बाद चेन लॉन्ग और अन्य लोग ऐसा कर सके मूल रूप से समझें कि ली क्विंगजियाओ ने ऐसा क्यों किया। सच कहूं तो यदि कोई भी मौजूद होता, यदि उनका बच्चा मर जाता, तो वे शायद कोई भी बात समझ पाते। अवसर जहां तक अन्य लोगों के जीवन की बात है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, जब लोग तरकीन होंगे तो वे दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। आइए इसकी जांच करें। यह क्या है? ल्यूकेमिया। यह कोई वास्तविक लाइलाज बीमारी नहीं है। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? चेन लॉन्ग ने तुरंत फिर से आदेश दिया। ल्यूकेमिया आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों से ली क्विंगजियाओ के शव को वापस एलियन ब्यूरो में ले जाने के लिए भी कहा। जहां तक वहां जानकारी जांचने वाले लोगों की बात है तो उन्हें जल्द ही इसका कारण पता चल गया, लेकिन इस कारण से वहां मौजूद सभी एलियंस को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। निदेशक ये ली क्विंगजियाओ ही थे जो चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं कर सके, जिससे उनकी हालत और भी बदतर हो गई। अंत में उन्होंने अपनी बेटी के साथ अस्पताल छोड़ दिया, जो उस समय मरी नहीं थी। सूचना की जांच करने वाले व्यक्ति ने कहा, एक एक्स लेवल एलियन, क्योंकि उसके पास अपनी बेटी की बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे, उसकी वजह से उसकी बेटी मर गई। ये बहुत विडंबना है। एक एक्स लेवल एलियन, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह अविश्वसनीय है। सू यून ने आह भरी, और क्या कहा जा सकता है? इस युग में कोई अजनबी वास्तव में इस बिंदु तक पहुंच सकता है? क्या इतने उच्च स्तर की खेती इस मूल्य की है? सच कहूं तो वह समझ नहीं पा रही थी कि अगर यह सिर्फ पैसे का मामला था, ली क्विंगजियाओ की क्षमता के साथ, अगर वह लूटना, चोरी करना या उधार लेना चाहता था तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेशक हमें बाद में पता चला कि शादी करने के बाद ली क्विंगजियाओ ने लगभग कभी भी किसी भी योग्यता का उपयोग नहीं किया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया। लेकिन जब ली क्विंगजियाओ 30 के दशक में थे तो उनकी पत्नी की ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई और वह अपनी बेटी के साथ अकेले रह गए। ये तो कहा जा सकता है कि उनकी बेटी ही उनके लिए सब कुछ थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि उनकी बेटी को भी ल्यूकेमिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी पैसे उधार नहीं लिए, लेकिन जब दूसरों ने सुना कि उनकी पत्नी ल्यूकेमिया से मर गई और उनकी बेटी को भी ल्यूकेमिया है, तो उन सभी को लगा कि पैसे उधार देना व्यर्थ है। यह कोई छोटे पैसे की बात नहीं थी। साथ ही ऐसा भी लगता है कि इस बीमारी का लंबे समय तक इलाज होता रहा होगा। मैंने सुना है कि अपनी पत्नी के इलाज के लिए ली क्विंगजियाओ ने लाखों रुपये जुटाए, लेकिन अंत में वह व्यर्थ गया और उसे बचा नहीं सका। इस बार समस्या यह है कि लंबे समय तक इलाज के बाद स्थिति और भी बदतर हो गई। यहाँ तक कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण भी किया गया, लेकिन ये फिर भी काम नहीं आया। इसलिए ली क्विंगजियाओ ने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। आत्मा को बुलाने वाली सरनी का उपयोग करना उनका अंतिम विचार था। इस तरह सू यून और फैंग लैनलान एक कार में बैठे और जियांगजू सिटी फॉरेन अफेयर्स ब्यूरो गए। सू यून बस अपने बगल में फैंग लानलान को देखती रही। सू यून ने चेन लॉन्ग को कुछ सलाह दी। चेन लॉन्ग को इस पर विचार करने की जरूरत थी। यदि सू यून के पास वास्तव में फैंग लानलान की 7 आत्माओं को पुनर्स्थापित करने का कोई तरीका होता, तो यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात होती, लेकिन उन्हें लगा कि सू यून का कुछ उद्देश्य था, इसलिए वे फिलहाल सहमत नहीं हुए, लेकिन कहा कि इस पर चर्चा की जा सकती है। तुम मुझे इस तरह क्यों देखते रहते हो? जब फैंग लानलान ने अपने बगल में सू यून को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो वह खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। ऐसा कुछ नहीं है, जरा देख लो। क्यों, क्या तुम एक नज़र नहीं डाल सकते? सू यून ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन फैंग लैनलान को हमेशा लगता था कि उसके आसपास की महिला उसके बारे में कुछ और ही सोचती थी। सामने बैठा चेन लॉन्ग भी सू यून को घूर रहा था। सू यून फैंग लानलान की शारीरिक स्थिति को जानते थे और उन्होंने कहा कि फैंग लानलान की 7 आत्माओं को ठीक करना असंभव था। वह वास्तव में क्या करना चाहती है? चेन लॉन्ग सोच रहा था। जियांगजू शहर के विदेशी मामलों के ब्यूरो में समय धीरे धीरे और तेजी से बीतता गया। सू यूनझेंग, चेन लॉन्ग और फैंग लानलान स्वागत कक्ष में बैठे बातें कर रहे थे। मिस सू, मैंने बस इसके बारे में ध्यान से सोचा। यदि आप हमारे विदेशी ब्यूरो में शामिल होने के इच्छुक हैं तो मैं फैंग लानलान को आपके साथ रहने दे सकता हूं। चेन लॉन्ग ने अपनी शर्तें रखीं। जब सू यून ने ये शर्त सुनी तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं शामिल हो सकता हूं, लेकिन मैं आपके जियांगनान शहर नहीं जाऊंगा। इसके अलावा मैं इस एलियन ब्यूरो में नहीं आऊंगा। आपको समझना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है। सू यून ने उत्तर दिया।
सू यून इतनी दृढ़ता से सहमत हुई कि चेन लॉन्ग स्तब्ध रह गया। उनकी राय में सू यून को सहमत होने से पहले पेशेवरों और विपक्षों के बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। वह बिना किसी हिचकिचाहट के क्यों सहमत हो गई? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि फेंग सू यून के लिए लैनलान बहुत महत्वपूर्ण है? फेंग लैनलान के साथ रहने के लिए एलियन ब्यूरो में शामिल होना अब कोई समस्या नहीं थी। चेन लॉन्ग इसे समझ नहीं सके। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मूर्ख बनाया गया है? चेन लॉन्ग कहने से खुद को रोक नहीं सके, लेकिन सू यून मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया गया। आप कुछ भी नहीं खोएंगे। मैं एलियन ब्यूरो में शामिल हो गया। कम से कम तुम्हें इस बात की चिंता तो नहीं है कि मैं क्या करूंगा। इसके अलावा मुझे वास्तव में उसमें बहुत दिलचस्पी है। चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यदि तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे तो मैं उसकी 7 आत्माओं को बहाल करने का वादा करता हूं, और उसके पास एक बड़ा रहस्य है। मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन मुझे उसके बारे में रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सू यून ने उत्तर दिया। लेकिन चेन लॉन्ग अभी भी जानना चाहता है कि सू यून क्यों चाहती है कि फेंग लैनलान उसके साथ रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि सू यून निश्चित रूप से नहीं बताएगी। जिसके बारे में बात करते हुए सू यून का अस्तित्व वर्तमान में जिया साम्राज्य के लिए सबसे कठिन बात है। यह मामला चुनयांग मास्टर से भी ज़्यादा परेशानी भरा है। अगर इससे परेशानी शांत हो सकती है तो इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर ये तय हो गया है, आप हमारे एलियन ब्यूरो के एक विशेष कर्मचारी हो सकते हैं। आपसे केवल तभी कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा जब कोई बड़ी घटना होगी। आमतौर पर आप आम लोगों की तरह ही होते हैं, और आप हर महीने राष्ट्रीय लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। मुफ्त सब्सिडी। चेन लॉन्ग मुस्कुराए। हाँ, कोई समस्या नहीं फेंग लैनलान, अब से आप जियांगजू में अपनी बहन के साथ रह सकते हैं। सू यून मुस्कुराए और फेंग लैनलान के करीब झुक गई। लेकिन जब फेंग लैनलान ने सू यून को अपनी ओर झुकते देखा तो वह तुरंत एक तरफ छिप गई और सतर्कता से सू यून को देखने लगी। उसकी नज़र में सू यून एक खतरनाक व्यक्ति था, और जिसे वह हरा नहीं सकती थी। वह खतरनाक लोग थे। यह आवश्यक नहीं है ना? सू यून अवाक थी। चेन लॉन्ग के भी अपने विचार थे। फेंग लैनलान के पास एक बड़ा रहस्य था। यदि वह सू यून के साथ रहता तो विदेशी दुनिया के कुछ लोग फेंग लैनलान के पास लापरवाही से जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन सू यून को यह नहीं पता था कि फेंग लैनलान वास्तव में वही व्यक्ति था जो विदेशी दुनिया का केंद्र बिंदु था, लेकिन विदेशी ब्यूरो द्वारा सख्ती से संरक्षित किया गया था और वे करीब नहीं आ सके। मिस्टर चेन, आप अपने विदेशी ब्यूरो के मामले पर स्वयं चर्चा कर सकते हैं। वैसे भी मैं पहले ही सहमत हो चुका हूं कि मैं वहां क्षतिग्रस्त इमारतों की भरपाई नहीं करूंगा, और मैं क्षतिपूर्ति करने का जोखिम नहीं उठा सकता, सू यून ने पहले कहा। चेन लॉन्ग ने आश्चर्य से सिर हिलाया। चिंता मत करो, तुमने हमारे विदेशी ब्यूरो की मदद करने के लिए इतना नुकसान पहुंचाया। पैसे का भुगतान हमारे विदेशी ब्यूरो द्वारा किया जाना चाहिए। चेन लॉन्ग असहाय थे। अगर पैसा सू यून की सद्भावना खरीद सकता है, चाहे वह कितना भी हो, ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है।